बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे टाइप करके बता दें, या हैंड रेस करने की ऑप्शन होती है, हैंड रेस कर दें। जी वेरी गुड। आई होप कि आपको स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी। स्क्रीन के ऊपर ठंडक का एहसास देने के लिए मैंने ऑरेंजेस जो है वो डाले हैं, ताकि आप लोगों को अचानक से, जिसे कहते हैं ना कि वो ठंड पड़ गई है सर का सेशन देखकर, वैसी फीलिंग आए। ठीक है जी, तो ज़रा स्क्रीन के बारे में भी मुझे बता दीजिएगा। इस सेशन में आप लोगों के पार्टिसिपेट करने का रूल और तरीकाकार ये होगा कि आप, जब मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा, आप लोगों को कहूंगा कि आएँ और अपने सवाल पूछें, आप उस वक्त अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि इस सेशन में जो भी बात डिस्कस होनी है, जो भी चीज़ें डिस्कस होनी है, वो मेजॉरिटी स्टूडेंट के क्वेश्चंस ही हैं। तो अक्सर ऐसे मैं कह रहा हूँगा कि यार ये तो अभी मैंने बात बतानी थी, या ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बताई है। तो कहने का मकसद ये है कि पहले एक दफ़ा मेरी कंप्लीट प्रेजेंटेशन आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे वो हम लोग सारे डिस्कस करेंगे, और उनके ऊपर जो भी आपके इश्यूज या जो भी स्पेसिफिक क्यूरीज होंगी उनको डिस्कस करेंगे। तो रूल तो ये है कि अभी शुरू में आप ज़रा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मुझे बातें कम्युनिकेट कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे हम उनको ईजिली डिस्कस करते रहेंगे। हाँ, जो प्रोसीजर है इस सेशन में पार्टिसिपेट करने का, अगर ड्यूरिंग सेशन आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कभी वॉइस ड्रॉप हो जाती है या कोई और इशू, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आपको एक चैट की ऑप्शन नजर आ रही होगी, एक क्वेश्चन मार्क बना होगा या एक चैट का बॉक्स बना होगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो मैसेज आप टाइप करेंगे वो क्वेश्चन मुझ तक पहुंच जाएगा। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली मैं आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चन विंडो ओपन करके देखूंगा कि क्या क्वेश्चंस और उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। तो सेशन को शुरू करते हैं जी। इस सेशन में जो बातें हम डिस्कस करेंगे वो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अब आप लोग जो कैफ में प्रमोट हो गए हैं, तो कैफ के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उनकी नेचर क्या है, उनकी हायरार्की क्या है, उनका क्वांटम क्या है, और वो किस तरीके से पढ़े जाने चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि इस जो आपकी कैफ की जो इस वक्त एप्लीकेबल स्कीम है, इसमें आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ रूल्स ऑफ प्रोग्रेशंस हैं, और कुछ रिलैक्सेशंस हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, हम उनका जिक्र भी करेंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके लिए आइडियल प्लान क्या होना चाहिए, कि किस तरीके से आप अब अपने कैफ को टैकल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, जो मैंने पिछले 5-6 सालों में देखी है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर, जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट को कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या दिक्कत आती है, फिर उसको किस तरीके से कवर किया जा सकता है, कौन से सब्जेक्ट्स किस तरीके से प्लान किए जाएं कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। फिर हम ये भी देखेंगे कि कैफ में बच्चों के फेलियर की जो बड़ी रीजंस है वो क्या क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन मैं समझता हूँ, क्योंकि जब हम ये डिस्कशन कर लेते हैं तो फिर इसके बाद आपको आसानी हो जाती है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द रीजंस जो कि आपको, आपके लिए फेलियर का बायस बनती हैं। तो अगर आपको आज उन चीज़ों के बारे में बता दिया जाए और आप उन चीज़ों को अपनी पूरी स्टडी के दौरान इस जहन में रखें, तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आप उन बच्चों में से नहीं होंगे जो इन रीजंस की वजह से फेल होते हैं। फिर हम बात करेंगे CMADC और नियर पीयर के ऊपर, डिफरेंट टाइप के बैचेस जो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, उनका एक क्विक ओवरव्यू होगा। एक छोटा सा स्केड्यूल आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, ये छोटी सी डिस्कशन होगी। वैसे तो क्या क्या कौन कौन से मॉडल्स के ऊपर कौन कौन सी क्लासेस शुरू हो रही हैं, ये हमारा एजेंडा नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं, और फिर ये एक हल्की सी एक डिटेल मैं आपके साथ एक ही जगह पे एक ही स्लाइड में शेयर कर दूंगा, जो क्विकली हम लोग जिक्र कर लेंगे। फिर उसके बाद एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आपके जो भी सवाल हैं PRC के हवाले से, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, इनके रिजल्ट्स और कैफ के हवाले से, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और जो भी आपके सवाल होंगे उन सबको हम लोग आंसर कर रहे होंगे। ठीक है जी, सेशन को एक शुरू करते हैं जी। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग जिक्र करेंगे वो आप लोगों के सामने, जी जनाब, आप लोगों के सामने ये एक चार्ट है, जिसमें मैंने तमाम CA के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब को एक हायरार्की में डिफाइन कर दिया है, बता दिया है कि ये कौन कौन सी हायरार्किकल लेवल्स हैं और किस किस तरह के सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़ने हैं। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग बात करते हैं PRC लेवल के ऊपर। आप लोगों ने जो AFC या जिसे हम PRC लेवल कहते हैं, इस लेवल के अंदर आपने ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने तमाम जो CA के सब्जेक्ट्स हैं उनको इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, यानी कि अकाउंटिंग का एरिया। दूसरा है जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और लॉस, टैक्सेशन। लॉ और टैक्सेशन
ये दोनों ही क्योंकि लॉज से ही रिलेट कर रहे हैं, लेकिन इनमें क्योंकि इनकी नेचर का फर्क है, लॉज जो है ये मोस्टली थ्योरेटिकल होते हैं और टैक्सेशन जो है इसमें थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। दैट इज वाई इनको मैंने दो अलग कैटेगरीज में लिखा है, लेकिन मोर और लेस ये दोनों सेम कैटेगरीज के सब्जेक्ट्स हैं। ऑडिटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जिसकी वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट जाने जाते हैं, ऑडिटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का खासा है और ये इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे प्लान किया है। फिर कुछ अलाइड सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मैनेजमेंट के रूल सिखाते हैं, जो आपको इकोनॉमी की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बताते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स को बेहतर किया जाता है, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया अब इस दफा आईकैप ने अनाउंस करवाया है, दैट इज हैंड्स ऑन कोर्सेज। आईकैप ने इंट्रोड्यूस कराए हैं, ये ऐसे कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को और प्रैक्टिस को बेहतर करते हैं और आपको आजकल के ज़माने की जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो नए सॉफ्टवेयर हैं, उनके बारे में आपको गाइड करते हैं। तो ये कैफ के अंदर ये जो कुछ पेपर्स पढ़े थे, फॉर एग्जांपल पीआरसी 4 का जो आपने पेपर पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का लेवल 1 स्टेज 1 पेपर है, जिसे मैं कहता होता हूँ कि पीआरसी 1 में हम इसे पहला पेपर कंसिडर करेंगे इस हायरार्की के अंदर जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है। सिमिलरली पीआरसी 2 क्यूएम, ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्टेज का पहला पेपर कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आगे चल के पढ़ते हैं। तो ये दो मेन एरियाज है जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को थॉरली गाइड किया जाता है, पढ़ाया जाता है और इनको इनमें मास्टर बनाया जाता है। ठीक है जी। तो इन दोनों एरियाज के अगर आप देखें, आप इस कैटेगरी की देखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, इसके 5 पेपर्स हैं, पीआरसी 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, कैफ 1 एफएआर 1, कैफ 5 एफएआर 2, सीफैप 1 जो कि सीफैप लेवल का पहला पेपर है, डबल एएफआर एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और एमएसए के अंदर भी एक इसका पेपर होता है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये दो मेन कैटेगरीज हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग और दूसरा जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन सब के इन दोनों कैटेगरीज के 5-5 पेपर्स हैं, जिनमें से 2-2 पेपर्स आप कैफ लेवल में इंशाल्लाह अब पढ़ेंगे। लॉज के वाले से हम बात करें तो कैफ लेवल में 3 लॉज हैं, जिनमें से 2 आपके बिजनेस लॉज हैं, एक बिजनेस लॉ और दूसरा कंपनी लॉ, कारपोरेट लॉ, कारपोरेट जो आपकी कारपोरेट के अंदर जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनके अंदर जो भी लॉज वगैरह पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। टैक्सेशन, टैक्स प्रैक्टिसेस और ऑडिट का एक पेपर जो कि बिल्कुल एंड पे आपको कैफ की स्टेज में पढ़ाया जाएगा। ऑडिटिंग का पेपर ये एक ही है, इसमें 2 पेपर नहीं है, एक ही पेपर है ऑडिट का जो कि कैफ 8 है, लास्ट पेपर। आईकैफ के रूल्स के मुताबिक ड्यूरिंग कैफ या एट द एंड ऑफ कैफ आपने 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज भी करने होते हैं। एक होता है जी पीपीई, पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस का जो कोर्स है, ये आपकी प्रेजेंटेशन एबिलिटी को बेहतर करता है और आपकी आउटलुक, आपका इसमें सीवी बनाने का तरीका, इसमें इंटरव्यू देने का तरीका, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह इस तरह से चीज़ें होती हैं जो कि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये वाला कोर्स है और एक एमएस ऑफिस का एक कोर्स है। ये दोनों कोर्सेज आपने करने हैं ड्यूरिंग योर कैफ बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ योर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले, यानी कि आर्टिकल्स जो कि कैफ के बाद आप लोग शुरू करते हैं, उनको शुरू करने से पहले आपने ये करना है जी, ये कंप्लीट करना है। ठीक है। अब ये किस जगह पे करने चाहिए, इन पेपर का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, पहले अटेम्प्ट में कौन से पेपर्स लेने चाहिए, बाद में कौन से पेपर्स लेने चाहिए, ये हैंड्स ऑन कोर्सेज कब करने चाहिए, इन सब के ऊपर एक बड़ी डिटेल से हम लोगों ने एक डिस्कशन प्लान की हुई है, जो कि इंशाल्लाह अभी 1-2 स्लाइड्स के बाद आ जाएगी। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सीफैप के पेपर्स को बस इनको देख लेते हैं। हर जो स्टेज है, हर जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में एक एक पेपर सीफैप लेवल पे भी है। आप समझ लीजिए कि वो रेलेवेंट एरिया का एक फाइनल फुल फ्लेज पेपर है, जिस पेपर के बाद हम कह सकते हैं कि आपको इस एरिया में पूरी महारत हासिल हो चुकी है। और हैंड्स ऑन कोर्सेज में ये 2 कोर्सेज हैं। पीवीईए, ये प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एंड एटीट्यूड का एक कोर्स है। ये आपने सीफैप के पहले एग्जाम से पहले करना होता है। ठीक है। आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए ये मैंने उसको नीचे वाली कैटेगरी में लिखा हुआ है, लेकिन नरेट कर देता हूँ रूल्स क्या है। तो सीफैप के पहले एग्जाम से पहले ये वाला कोर्स आपने कंप्लीट करना होता है और ये वाला कोर्स, इसकी वीडियोस होती हैं जो आईकैप की वेबसाइट पे दी जाएंगी, और जब ये आप वीडियोस देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोर्स कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा। फिर एक और कोर्स है जी डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स का या फिनटेक का। यहाँ पे आपके पास इन दो में से एक कोर्स आपने करना होगा। ये आपने एमएसए के पेपर में अपीयर होने से पहले करना है और एमएसए के पेपर्स के रूल्स वगैरह जो हैं वो अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए उनको डिस्कस नहीं करते। तो हैंड्स ऑन कोर्सेज 4 है, जिनमें से 2 आपने अपनी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले करने हैं
ये जरूरी नहीं है कि आप उनको अभी कर लें, ये जरूरी नहीं है कि आपने उनको कैफ के पेपर्स के दौरान में करना है। और मेरी पर्सनल सजेशन इसमें ये है कि जब आप बिल्कुल आखिरी पेपर कर लें तो उसके बाद आप इनको कैफ के यानी कि सारे पेपर जब आप कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आप इनको करें। ठीक है जी। तो ये था एक ओवरऑल आई कैप का जो पेपर्स का जो क्लासिफिकेशन है, उनकी नेचर है, ये इसके ऊपर एक ग्राफ मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप लोगों को इसमें सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो प्लॉट करके दे दिए कि उनकी नेचर क्या है, थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल है, कौन से एरियाज जो हैं वो आईकैप का मेन फोकस है, कौन से एरियाज अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, हैंड्स ऑन कोर्सेज क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको इस स्लाइड की समझ आई होगी। हम आगे चलते हैं जी जनाब। कैफ ग्रुप ए और ग्रुप बी ये आप लोगों के सामने है। सबसे पहली चीज जो समझनी है आपके लिए वो ये है कि कैफ के जो 8 सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक को ग्रुप ए कहते हैं, दूसरे को ग्रुप बी कहते हैं। ग्रुप ए में कैफ 1 से कैफ 4 तक के पेपर्स हैं और ग्रुप बी में कैफ 5 से कैफ 8 तक के पेपर्स हैं और हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, ये जो नीचे आपके लिखे हुए हैं, जिनमें से पहले जो 2 कोर्सेज हैं ये आपने कैफ के अंदर करने हैं। ठीक है जी। तो ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है और एक बड़ी ही मजे की रिस्ट्रिक्शन आईकैप ने लगाई है, जो कि जिसको पर्सनली मैं बड़ा अच्छा समझता हूं, क्योंकि इससे काफी हद तक स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो कंट्रोल होती है। वो ये है कि जब तक आपने सबसे पहले ग्रुप ए के पेपर्स देने हैं, ठीक है जी, ग्रुप ए के पेपर्स देने हैं, आप ग्रुप बी के पेपर्स नहीं दे सकते। आप ग्रुप बी के पेपर्स में तब जा सकते हैं, ग्रुप बी के पेपर्स को तब अपीयर कर सकते हैं जब आपने कम से कम ग्रुप ए के 2 पेपर्स पास कर लिए हुए हैं। ठीक है जी। दिस इज द रूल ऑफ प्रोग्रेशन जो आपने जहन में रखना है। पहली चीज, कैफ के 8 पेपर्स जो हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और आप ग्रुप बी के पेपर्स उस वक्त तक अपीयर नहीं कर सकते जब तक आप ग्रुप ए के 2 पेपर्स कम से कम पास ना कर लें। ठीक है जी। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी जिसे कहते हैं वैल्यूएबल जो लिमिट है वो ये है कि आपने किसी भी अटेम्प्ट में 3 से कम पेपर्स अपीयर नहीं करने हैं। ठीक है जी। आई कैप ने स्पेसिफिकली कहा है कि आपने हर अटेम्प्ट में 3 पेपर्स लाजमी तौर पे अटेम्प्ट करने हैं। और अटेम्प्ट करने की डेफिनेशन गौर से सुन लीजिएगा कि आप उस एग्जाम में अपीयर होंगे, यानी कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और आप अटेंडेंस शीट मार्क करेंगे। अटेंडेंस शीट मार्क करने से आपकी हाजिरी लग जाएगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि आप अटेम्प्ट में अपीयर हो गए हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तीनों पेपर्स में या 3 पेपर्स में पास होना जरूरी है। ठीक है, इसमें बच्चे एक दूसरे के साथ इसको कंफ्यूज करते हैं, पासिंग को और अटेम्प्ट करने को। अटेम्प्ट करने हैं आपने पेपर और कोशिश करें पास हो, फेल करना जरूरी नहीं है, पास करना जरूरी है। तो कोशिश करें कि आप पेपर ना सिर्फ अटेम्प्ट करें बल्कि पास भी करें। तो पहली चीज जो है वो ये है कि आपने 3 पेपर्स में अपीयर होना है और वो तीनों पेपर्स जो हैं वो आपके ग्रुप ए के होने चाहिए। और आप ग्रुप बी में सिर्फ तभी जा सकते हैं जब आपके ग्रुप ए के कम से कम 2 पेपर्स पास है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इससे पहले आप लोगों ने जो एग्जाम्स दिए हैं वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर थे, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स थे, जो कि एग्जाम हॉल की बजाय आपके कंप्यूटर लैब्स में हुए थे। लेकिन ये वाले जो एग्जाम्स होंगे ये पेपर बेस्ड एग्जाम्स हैं, यानी कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको सोल्यूशन शीट मिलेगी, आपने उसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 100 नंबर का ये पेपर है। ठीक है जी। हर पेपर का एक अपना मॉडल पेपर आई कैप ने अनाउंस कर दिया है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर लॉन्ग क्वेश्चंस, 10 नंबर का, 5 नंबर का, 8 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर आई कैप ने बड़ा स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस किस तरह का पैटर्न आएगा। तो वो आप रेलिवेंट सब्जेक्ट का जब मॉडल पेपर देखेंगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगी। 3 घंटे का ये पेपर होगा जी, जिसमें आपके पास 3 घंटे का राइटिंग टाइम है और राइटिंग टाइम से पहले एडिशनली 15 मिनट आपके पास रीडिंग टाइम होता है। यानी कि समझ लें कि 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम है। पहले 15 मिनट आपके पास राइटिंग का टाइम नहीं होता, रीडिंग टाइम होता है। 15 मिनट के बाद आपको आंसर शीट मिलती है, फिर आपने उसमें से 100 में से 50 नंबर हासिल करने होते हैं। एग्जाम जो है ये मार्च और सितंबर के पहले मंडे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी। ये चीज भी आपको पता चल गई है कि एग्जाम जो है ये आपके पहले मंडे से स्टार्ट होंगे। अब जो आगे एग्जाम्स आ रहे हैं वो सितंबर के पहले मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, जो गालिबन 5 सितंबर बन रही है। ठीक है जी। तो ये बात हम लोगों ने कर ली। इसके बाद अब अगली जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। वो ये है कि आपके पास जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है कैफ को पास करने के लिए वो है जनाब 4 इयर्स। 4 इयर्स, 4 साल में आपने कैफ पास करना है। अब ये 4 साल की गिनती कहां से स्टार्ट होगी? ये 4 साल की गिनती स्टार्ट होगी आपकी फर्स्ट अपेयरेंस इन आई कैप एग्जाम, फर्स्ट अपेयरेंस इन कैफ एग्जाम्स।
ठीक है जी, एज पर द रूल्स जब आप कैफ में पहली दफा अपीयर होंगे जिस तारीख को, उस तारीख से 4 साल काउंट किए जाएंगे और उन 4 सालों के अंदर आपने अपना कैफ क्लियर करना है। इसमें एक ग्रेस 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया जाता है। ठीक है जी, वो सिर्फ तब दिया जाता है जब आप 4 साल में कम से कम 6 पेपर तो पास कर लें। ठीक है, लेकिन आपने इस ग्रेस पीरियड को, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ जानबूझ के, आप इसको ज़हन से निकाल दीजिए। आपने 4 साल में, जो कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ा टाइम होता है, आपने इस 4 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने अपना कैफ क्लियर करना है। और ये बड़ा ही काफी लंबा टाइम पीरियड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 5 सितंबर 2022 से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो आपके पास टाइम है जी 5 सितंबर 2026 तक का, कि इस टाइम पीरियड तक आपने अपना पेपर पास कर लेना है। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या किया करते थे कि पहले अपनी अटेम्प्ट जो है वो मिस कर दिया करते थे। वो कहते थे चलें जी हमारी अटेम्प्ट काउंट नहीं हुई। तो अब अटेम्प्ट की जगह पे टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट आ गया। अब आप टाइम पीरियड के हिसाब से इसको लेकर चलेंगे। तो ये जनाब कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि ग्रुप ए के आपने 3 पेपर्स देने हैं, 3 से कम नहीं दे सकते, अपीयर करना है 3 पेपर्स को। और ग्रुप बी में आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप ग्रुप ए के 2 पेपर्स पास ना कर लें। और उसके अलावा आपने ड्यूरिंग योर आर्टिकल सी हैंड्स ऑन कोर्सेज, पीपीई का कोर्स और एमएस ऑफिस का कोर्स करना है। अच्छा, इन दोनों कोर्सेज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि इनका पैटर्न क्या होगा। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स करवाएंगे, हो सकता है कि जो आपके कॉलेजेस हैं वो करवाएं, यानी कि आईकैप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को इसके राइट्स दे देगा कि वो इंस्टीट्यूट्स एक स्पेसिफिक करिकुलम को फॉलो करते हुए ये दोनों कोर्सेज करवाएंगे। इन दोनों कोर्सेज के आईकैप खुद एग्जाम नहीं लेगा। इन दोनों कोर्सेज के सर्टिफिकेशन आपको उसी इंस्टीट्यूट से मिलेंगे जिस इंस्टीट्यूट से आप ये कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप XYZ कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो आपका XYZ कॉलेज जो है वो यही करेगा कि आपको पीपीई का कोर्स भी ऑफर करेगा, आपको एमएस ऑफिस का कोर्स भी ऑफर करेगा। आपने वो कोर्सेज लेने हैं और उसके बाद जब आप उसे अटेम्प्ट कर लेंगे और वो आपका खुद ही एक एग्जाम लेंगे और वो एग्जाम जो है वो आपका खुद ही उसमें आपको पास या फेल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास मौजूद हैं, आपके सामने हैं। अब मैं क्वेश्चन विंडो ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें। If you have any question, you can post now. अभी तक जो बातें की गई उसके वाले से अगर आपका कोई सवाल है। जी बिल्कुल ठीक है। देयर इज वन क्वेश्चन, स्टूडेंट ने कहा है कि फर्स्ट ग्रुप में लाजमी है कि ऑर्डर्स में ही पहले 3 सब्जेक्ट्स दिए जाए। जी नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपने पहले ग्रुप में जो ऑर्डर है आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं। आप 1, 2 और 3 दे सकते हैं, आप 1, 2 और 4 दे सकते हैं, आप 2, 3 और 4 भी दे सकते हैं। ठीक है, आपका जो मर्जी ऑर्डर आप समझते हैं, आप 1, 3, 4 भी दे सकते हैं। ठीक है, आप 1, 2, 3 भी दे सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन आप इसमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है जी। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी मैं 4 सब्जेक्ट्स रखना चाहता हूँ, क्या इजीली पास हो जाऊंगा अगर डेली बेसिस पे तैयारी की जाए? जी इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम लोग अभी अगली स्लाइड इसमें यही है कि हम अटेम्प्ट किस तरीके से प्लान करेंगे। कैफ की फर्स्ट अटेम्प्ट से टाइम कोड काउंट स्टार्ट होगा क्या? जी बिल्कुल, कैफ की पहली अटेम्प्ट से आपका टाइम स्टार्ट होगा। ये बड़ा स्पेसिफिकली आई कैफ ने अपने गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्वेश्चन विंडो में क्लोज कर रहा हूँ जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन आ गया और वो अभी आंसर नहीं हुआ तो वो इंशाल्लाह दोबारा जब मैं क्वेश्चन ओपन करूंगा फिर आप उस वक्त आपका क्वेश्चन जो है ना वो आंसर हो जाएगा। केएफ का एग्जाम प्रोग्राम सितंबर की अटेम्प्ट के लिए जो है ये आपके सामने है। मंडे 5 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और इस ऑर्डर में एग्जाम्स होते हैं। और मजे की बात ये है कि जब तक आईकैप स्पेसिफिकली चेंज ना कर दे, इसी ऑर्डर में एग्जाम्स होते हैं। मंडे को FAR 1 का FAR 2 का पेपर होता है, ट्यूसडे को बिजनेस लॉ का, वेडनेसडे को MFA का पेपर होता है, थर्सडे को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर होता है। इस तरीके से आपके पेपर्स इसी तरीके से इसी ऑर्डर में होते हैं और पहले मंडे से स्टार्ट होंगे। इसका मतलब ये है कि आप आइंदा आने वाली किसी भी साल की किसी भी अटेम्प्ट का जो डेट शीट है वो आप खुद डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार डेट शीट नहीं आई। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जनाब मार्च और सितंबर इन दोनों के पहले मंडे से एग्जाम स्टार्ट होते हैं और इसी ऑर्डर में चलते हैं। मंडे से स्टार्ट होकर अगले ट्यूसडे पे खत्म होते हैं। तो ये एग्जाम प्रोग्राम है आप लोगों के सामने जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं आइडियल सीक्वेंस की कि आइडियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। देखें, मैं आइडियल सीक्वेंस को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप लोगों के करंट सिनेरियो की बात करता हूं। आइडियल सीक्वेंस ये है कि जो आपकी पहली अटेम्प्ट होगी ना,
उस पहली अटेम्प्ट में आप ये 3 पेपर्स लें, FAR 1, टैक्स और बिजनेस लॉ। ये 3 पेपर्स आपको लेने चाहिए, क्योंकि आईकैप ने ये कहा है कि आपने 3 पेपर्स में ये अपीयर होना है। इन तीनों पेपर्स की क्लासेस लें, इन तीनों पेपर्स की आप बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये तीनों पेपर्स आपके इनिशियल स्टेज के पेपर्स हैं, आपको इनको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। तो पहली अटेम्प्ट में आपको ये 3 पेपर्स लेने चाहिए। दूसरी अटेम्प्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की हम बात करें तो आपकी सेकंड अटेम्प्ट मार्च 2023 की बनेगी, उसमें कैफ 3, CMA और FAR 2 का पेपर आप स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। ये वो 2 पेपर्स हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स पेपर हैं, CMA का कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और FAR 2। ये दोनों पेपर्स आपके न्यूमेरिकल पेपर्स हैं। और सी लॉ का पेपर ये आपका लॉ की तरह का एक थ्योरेटिकल टाइप पेपर है जो कि बहुत इजीली कवर किया जा सकता है। सबसे छोटा सिलेबस वाइज जो पेपर आप लोगों के पास है वो है सी लॉ कैफ 7। तो आप लोगों को इस तरीके से ये सजेशन दी जाती। तीसरी अटेम्प्ट जो आपकी होगी विच इज योर सितंबर 2023 अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट में आपको कैफ 6 और ऑडिट देना चाहिए। और जब आप कैफ 6 और ऑडिट का पेपर अपीयर कर लें, जब आप इन पेपर्स में अपीयर हो जाएं, तो उसके बाद रिजल्ट के इंतजार करने के दौरान का जो वक्त होगा, उसके दौरान आप अपने हैंड्स ऑन कोर्सेज करें। इन दोनों कोर्सेज को इसी तरीके से डिफरेंट कॉलेजेस ऑफर करेंगे। और ये आप मतलब 2 कोर्सेज, एक दिन गए आप कॉलेज में, एक दिन पहले एक क्लास हुई, फिर दूसरी क्लास हुई, और इस तरीके से आप लोग रोजाना की बेसिस पे इसकी क्लासेस लेकर इसको कवर अप करेंगे। और वो कब करेंगे? जब आप इनके एग्जाम्स दे चुके होंगे, कैफ 6 के और कैफ 8 के। ड्यूरिंग योर स्टडी कैफ के पेपर्स को पढ़ने के दौरान में आपको ये हैंड्स ऑन कोर्सेज नहीं करने चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है। तो ये एक आइडियल सीक्वेंस है जो मैं समझता हूँ कि बच्चों को फॉलो करना चाहिए। पहली अटेम्प्ट में कैफ 1, 2 और 4 दिए जाए, दूसरी अटेम्प्ट में 3, 5 और 7 दिए जाए, तीसरी अटेम्प्ट में 6 और 8 दिया जाए, और तीसरी अटेम्प्ट में अपीयर होने के बाद हैंड्स ऑन कोर्सेज की तरफ जाया जाए। लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, और वो ये है कि आप लोग इस वक्त खड़े हुए हैं मई के स्टार्ट में। आप लोगों का 9 मई को रिजल्ट आने वाला है, और 9 मई को अगर आपका रिजल्ट आ गया, अगर आपका पेपर पास हो गया, तो आपके पास है जी मई का महीना, और वो भी 2/3 है। जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने हैं जो आपके पास कंप्लीट है। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, या ये जो सब्जेक्ट्स हैं कैफ 1, कैफ 2 और कैफ 4, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, और इनमें काफी टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स को इनको समझने में, अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द आवाम जो है वो इन एरियाज में स्ट्रगल कर रही होती है। तो इसलिए ये हो सकता है कि आपके ये सब्जेक्ट जो है ठीक से तैयार ना हो। तो वो स्टूडेंट्स जो अपने आप को अबव एवरेज स्टूडेंट समझते हैं, वो अभी भी इसी पैटर्न को फॉलो करें। अबव एवरेज से क्या मुराद है? चले मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ। मेरे ख्याल से वो स्टूडेंट्स जिनके 85% प्लस मार्क्स आए थे FSC के अंदर, वो स्टूडेंट या इससे पहले उन्होंने जो भी किया है उनके पास इसके इक्विवेलेंट से ज्यादा मार्क्स आए हैं, ये नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स नहीं होते, ये उनसे ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स के होते हैं, अबव एवरेज स्टूडेंट्स के होते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, और उनका एप्टीट्यूड भी अच्छा होता है। तो अगर आपके 85% प्लस मार्क्स आए हैं, तो अभी भी आप रिजल्ट का इंतजार किए बगैर अपनी ये क्लासेस शुरू कर सकते हैं। सितंबर 2022 में पहली अटेम्प्ट दें, जिसमें ये 3 पेपर्स तैयार करें, और ये तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी PRC के एग्जाम्स देकर फ्री हो रहे हैं, मैं उन सबको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहली अटेम्प्ट में ये 2 पेपर्स दें, कैफ 1 और कैफ 4 बी लॉ। इन दोनों पेपर्स की तैयारी करें, इनकी प्रिपरेशन करें। अब रूल ये है कि ICAP में आप 3 से कम पेपर में अपीयर नहीं हो सकते। तो इसका ये मतलब है कि अभी आपको करना ये चाहिए कि इसके साथ किसी और एक पेपर का एडमिशन भिजवा दें। फॉर एग्जांपल आप इसमें कैफ 2 का पे एडमिशन भिजवा देते हैं, और जिस दिन इसका एग्जाम हो उस दिन जाके इसमें अपीयर हो जाए, इसमें अटेंडेंस मार्क कराएं, और इससे आपकी 3 पेपर में अपीयरेंस जो है वो काउंट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इन पेपर्स को कवर करना मुश्किल है इतने वक्त में, 3.5 महीनों में, तो बेहतर ये है कि आप अपना फोकस इस तरह से रखें कि जो पेपर्स आप पढ़ें वो आप पास कर सकें।
तो प्रिपरेशन इन 2 पेपर्स की आप करें और इन पेपर्स को पास करने की कोशिश करें और मतलब पूरी जान लगाएं कि आपके पेपर पास होने चाहिए लाजमी तौर पे। ठीक है जी। अब इसमें ये होता है कि स्टूडेंट अक्सर सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, वो इन दोनों पेपर्स को ईज़ी ले लेते हैं और फिर वो उनसे ये वाले पेपर भी पास नहीं होते, तो यहाँ पे उनकी सारी की सारी प्लानिंग जो है वो खराब हो जाती है। या स्टूडेंट ये करते हैं कि वो कहते हैं कि यार अपीयर भी होना है, आईकैप में अपीयर होने की फीस भी देनी है, तो क्यों ना हम ऐसे करें कि वो जो तीसरा पेपर है उसकी भी तैयारी शुरू कर दें। तो ये लालच भी होता है कि थोड़े वक़्त में ज़्यादा करने के चक्कर में हम थोड़े वक़्त में थोड़ा भी नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों को रियलिस्टिकली सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी? अब ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। आप लोगों की मेंटल कैपेसिटी, आप लोगों की अवेलेबिलिटी, आप इससे पहले कितना पढ़े, आपको फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप मेंटली कितने प्रेशर का शिकार हैं, फाइनेंशियली कितने इश्यूज़ हैं आपको, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ डिपेंडेंट होती है। आपका आईक्यू कैसा है, ठीक है? लेकिन एक और चीज़ है जो यहाँ पे इस दफ़ा स्पेसिफिकली आपको समझना है, वो ये है कि रमज़ान गुज़र गया है, अब ईद आएगी इंशाअल्लाह और ईद के बाद लोग थोड़ा-सा पढ़ना शुरू करेंगे। फिर जैसे ही थोड़ी-सी आप लोगों को समझ आएगी कि यार पढ़ना भी है, फिर उसके बाद जो है वो ईद उल अज़हा आ जाएगी, ठीक है? उसमें भी फिर आप लोग कहते हैं जी कि हमने अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी ईद जो है वो अभी मनानी है, इसके बाद क्या पता ज़िंदगी के दोबारा हम ज़िंदा रहें या ना रहें। तो हमने ईद की पूरी शॉपिंग भी करनी है, ईद के ऊपर पूरे 10 दिन का एक पूरा पैकेज प्लान करके नानी के घर भी जाना है, फूफो के घर भी जाना है, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपने प्लान की होती हैं, जिससे आपका वक़्त ज़ाया होता है। ठीक है जी? इसके बाद क्या होता है जी, ये एक समर सीज़न भी है। गर्मियों में अक्सर गर्मी लग रही होती है और या गर्मी लगने वाली होती है, तो इसकी वजह से आप टेंशन का शिकार होते हैं कि जी आप तो आज तो बहुत गर्मी लग गई है। किसी दिन लाइट चली जाती है तो उस दिन हम सोचते हैं कि आज तो सारा दिन ज़ाया हो गया। तो इसमें वक़्त ज़ाया करने के भी काफ़ी सारे मौके हमें मिलते हैं और जिनको हम लोग साज़ो-नाज़र ही मिस करते हैं। तो ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसलिए अब ये भी है कि इन इस तरह की चीज़ों को ज़हन में रखते हुए ये एक बड़ी आइडियल अप्रोच है कि आप 2 सब्जेक्ट्स के साथ चलें, कैफ 1 और कैफ 4 और इनको पास करके करने की पूरी कोशिश करें। अच्छा जी, जब आप इस तरह से चल रहे होंगे, तो फिर आपने अपीयर कर लिया तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आपके ये दोनों पेपर पास हो गए या आपके ये दोनों पेपर फेल हो गए। अगर तो ये दोनों पेपर आपके पास हो गए, तो वेरी गुड। आपने प्री रिजल्ट में यानी कि जैसे ही आपने ये पेपर्स दे दिए, इसके बाद आपने कैफ 2 और कैफ 3 सीएम में तैयारी शुरू कर देनी है। और अगर ये दोनों पेपर पास हो गए, तो पोस्ट रिजल्ट में आपने कैफ 7 सी लॉ पढ़ना शुरू कर लेना है अगली अटेम्प्ट में। यानी कि अगली अटेम्प्ट में आपके पास 3 पेपर हो जाएँगे, जिनमें से 2 आपने प्री में शुरू किए हुए हैं और 2 एक आपने पोस्ट में शुरू किया हुआ है। पोस्ट का मतलब है कि जैसे ही रिजल्ट आया, आपके दोनों पेपर पिछले पास हो गए, आप ग्रुप बी आपके लिए ओपन हो गया, तो आप ग्रुप बी में से कैफ 7 का पेपर ले सकते हैं। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपके पेपर फेल हो जाते हैं, तो आप कैफ 2 और कैफ 3 तो पहले से पढ़ रहे होंगे इसके साथ-साथ। जो पेपर आपका फेल हो जाता है, वो पेपर आपने दोबारा अपीयर करना है। अगर इतने ही बुरे चांसेस हो गए कि दोनों ही पेपर फेल हो गए, तो फिर आपको मार्च के अटेम्प्ट में 4 पेपर अपीयर करने चाहिए। देखिए, वक़्त कम है, मुकाबला सख्त है। आपने अगर मज़ीद वक़्त ज़ाया किया, तो वक़्त आपको मज़ीद ज़ाया करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज़ हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने ये वाला पेपर पास कर लिए, तो अगली आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि कैफ 5 एफएआर2, कैफ 6 एमएफए और कैफ 8 ऑडिट जो है, वो उसे अगली अटेम्प्ट में आप क्लियर करें। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप भी इंतहाई ध्यान से चलें, तो आपके लिए वक़्त ज़ाया नहीं हुआ है। अगर आप गौर से देखें, तो आप इस अप्रोच को जो मैंने अभी इनसर्कल की है, अगर आप उसे फ़ॉलो करें, तो आप अभी भी 3 अटेम्प्ट्स में कैफ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन पेपर के ऊपर ये चीज़ बड़ी प्यारी लगती है कि जनाब हमने 3 अटेम्प्ट्स में कैफ क्लियर कर लिया। इसको करने के लिए बड़ी ज़्यादा मेहनत की और बड़ी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, जो मैं आपकी एबिलिटी के ऊपर शक नहीं कर रहा कि आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, आपकी कैपेबिलिटी है। लेकिन आपकी नीयत जो है उसके ऊपर जो है ना वो मुझे बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं कि बच्चे जो हैं वो इतनी नीयत से, उतनी मेहनत से ये काम कर नहीं पाते हैं। ठीक है? इतनी कंसिस्टेंसी से ये मेहनत नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि इनके अलावा कोई और सिनेरियो आ जाता है, तो डिफरेंट सिनेरियोज़ हो सकते हैं। अब इसमें इतनी इटरेशंस हो सकती हैं कि हम उन सारी इटरेशंस को, उन सारे सिनेरियोज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस आइडियल सिनेरियो को फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके लिए मैंने कुछ रहनुमा असूल बता दिए हैं। आपने ये वो तमाम असूल जिनको ज़हन में रखना है, ये वो तमाम
नसीहतें हैं जो मैं आपको कर रहा हूं कि पेपर की सिलेक्शन के वक्त आपने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, सेम टाइप ऑफ पेपर शुड नॉट बी स्टडीड इन रिवर्स ऑर्डर। एक ही कैटेगरी के पेपर्स जो है उनको रिवर्स ऑर्डर में नहीं पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल FAR 1 और FAR 2 है, ये तो वैसे पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन इसमें ये चीज भी समझना जरूरी है कि FAR 1 और FAR 2 जो है इनको आपने क्योंकि FAR 1 की बेसिस पे बनता है, इसलिए आपको FAR 2 जो है उसको पढ़ने से पहले FAR 1 पास कर लेना चाहिए। हाँ, ये है कि इनको आप टुगेदर यानी कि इकट्ठे पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल FAR 1 जो है आप और FAR 2 इनको इकट्ठे पढ़ा जा सकता है। ऐसे हो सकता है कि आपने FAR 1 का पेपर दिया और आप फेल हो गए, अब आप FAR 2 में जाना चाहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो सर ने तो कहा था कि ये नहीं पढ़ने चाहिए इकट्ठे। ऐसी बात नहीं है, आप FAR 2 और FAR 1 साथ में पढ़ सकते हैं अगर आप FAR 1 जो है वो रिपीट कर रहे हैं और FAR 2 आप नया पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। सिमिलरली सेम गोज विद CMA एंड MFA कि जनाब इन सब्जेक्ट्स को भी आप इसी तरीके से पढ़ें। पहले CMA का पेपर पढ़ लें, फिर आप MFA की तरफ चले जाएं। चाहे CMA का पेपर आपका अगर एक दफा रिपीट भी हो गया है, फेल भी हो गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत उसमें नहीं है, आप उसके साथ में MFA पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन देखें तो मैंने आपको ये कहा है कि ऑडिट और MFA ये दोनों लास्ट चॉइस पेपर होने चाहिए। इन दोनों को आप बिल्कुल एंड पे जाके पकड़ें, इनको पहले ना पकड़ें, क्योंकि ये दोनों पेपर्स आपसे एक सर्टेन टाइप की सीनियरिटी और सर्टेन टाइप का एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं, एक सर्टेन टाइप की जो प्रैक्टिस वगैरह है वो आपसे डिमांड करते हैं। इसलिए इट इज बेटर कि आप इनको पहले बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ लें, फिर उसके बाद इन पेपर्स की तरफ आएं। ऑडिट का जो पेपर है ये FAR 2 के पेपर से पहले नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑडिट के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि FAR 2 की बेसिक नॉलेज को यूज करते हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज यानी कि PPE का कोर्स और MS वर्ड का जो कोर्स है ये आपने लास्ट एग्जाम के बाद करना है। जो आपने लास्ट अटेम्प्ट दे दी है, इसके बाद आपने 4 या 5 दिन का वेट करें और उसके बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को विजिट करें। वो हैंड्स ऑन कोर्सेज अनाउंस कर रहे होंगे। वो वाले कोर्सेज जो है ना वो आपने उस वक्त लेने हैं जब आपके पास और कोई भी काम नहीं है और कोई भी पेपर पढ़ने के लिए नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, जरा गौर से देखिएगा। जो टैक्स का पेपर है, टैक्स का पेपर आपको पता है क्योंकि पाकिस्तान में जो एप्लीकेबल टैक्स लॉज हैं उनकी बेसिस के ऊपर होता है। और अक्सर औकात जब टैक्स के लॉज चेंज होते हैं, जब बजट आता है या जब मिनी बजट आता है या इस तरह की कोई भी और चीजें आती हैं, तो उसकी वजह से टैक्स के रूल्स चेंज होते हैं, जिनकी वजह से टैक्स में चेंजेस आ जाती हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़हन में रखिएगा कि टैक्स जो है अगर फर्ज करें कि आपने एक दफा पेपर दिया और वो आपका पास नहीं हुआ, तो आपको अगली दफा भी उसकी क्लासेस लेनी चाहिए। टैक्स के पेपर की क्लासेस लाजमी तौर पर लें दोबारा। अगर आप समझते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आपको क्लासेस लिए बगैर भी ये पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस हैं, तो फिर आप ठीक है, फिर आप सिर्फ चेंजेस को देख लें। लेकिन आइडियली स्पीकिंग आपको टैक्स के पेपर को इस तरीके से लेकर चलना है कि टैक्स में जो चेंजेस आती हैं आपको पता हो कि वो क्या चेंजेस हैं। तो बीवेयर ऑफ द चेंजेस। अगर आप फॉर एग्जांपल सितंबर की अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, तो अगली दफा का जो टैक्स आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जरा इसमें मजीद ध्यान से देखना होगा। ठीक है जी। सी लॉ के बारे में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सी लॉ Cap 7 का पेपर जो है ये एक छोटा पेपर है, ये सबसे छोटा पेपर है। ये इट कैन बी इजीली कवर्ड इन पोस्ट रिजल्ट क्लासेस। तो सी लॉ का जो पोस्ट रिजल्ट है, आप फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि यार एक ऐसा पेपर उठा लिया जाए जिससे हमारी गिनती पूरी हो जाए, तो आप सी लॉ का पेपर उठा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जो कि इजीली कवर किया जा सकता है और इजीली पास भी किया जा सकता है। तो ये जनाब एक डिस्कशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ करनी थी रिगार्डिंग एग्जाम्स और पेपर की प्लानिंग के हवाले से। अब आपके पेपर की प्लानिंग में बहुत सारे सवाल होंगे, मुझे पता है, इसलिए पेपर की प्लानिंग के जो आपके सवाल है वो मैं सेशन एंड पे लेकर जा रहा हूँ। और अब हम जो बात करेंगे वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी सी बात है। ये वैसे तो इस वक्त जो मेरी टारगेट ऑडियंस है ये उनके लिए नहीं है, लेकिन जनरली लोग इसमें क्योंकि कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमने 2 रूल्स पढ़े। रूल नंबर 1 ये था कि आप ग्रुप बी में उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक आप ग्रुप ए के 4 में से 2 पेपर ना पास कर लें। जब आपके ग्रुप ए के 4 में से 2 पेपर पास होंगे, आप उस वक्त ग्रुप बी में जा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आप ग्रुप बी के पेपर्स नहीं कर सकते। कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, और वो बड़े थोड़े से स्टूडेंट्स हैं, ये वाला रूल सिर्फ और सिर्फ ऑटम की अटेम्प्ट में, ऑटम 2022 की जो अटेम्प्ट है, जो आगे सितंबर की अटेम्प्ट आ रही है, उसमें ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। सबके लिए की बात नहीं कर रहा, पीआरसी के बच्चों के लिए भी बात नहीं कर रहा। सिर्फ कुछ पुराने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी
पीआरसी अभी कैफ के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। इसका मतलब है पीआरसी के स्टूडेंट्स के लिए ये रूल अभी भी एप्लीकेबल है कि आपने ग्रुप बी में उस वक्त जाना है जब आप ग्रुप ए के पेपर्स ले लेंगे। अच्छा, ये वो कौन से लोग हैं, वो कौन से खुशकिस्मत लोग हैं जो अभी भी ग्रुप बी में उस वक्त तक जा सकते हैं जबकि ग्रुप ए का उनका एक पेपर पास है या कोई भी पेपर पास नहीं है। ये हैं वो लोग जिनको आई कैप कहता है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स की जो ज्यादा मजीद इजी डेफिनेशन है वो है ओल्ड स्टूडेंट्स। ओल्ड स्टूडेंट्स ओल्ड वो नहीं होता जो बूढ़ा हो चुका होता है, ओल्ड वो है, आई कैप ने बताया कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने स्प्रिंग 2022 से पहले भी एक दफा कम अज कम कैफ में अपीयर हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि मार्च में जो कैफ की अटेम्प्ट हुई थी 2022 की, मार्च में जो कैफ की अटेम्प्ट हुई थी, इससे पहले बिफोर दिस अटेम्प्ट वो कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कैफ में अपीयर हो चुके थे, कैफ में एक दफा अपीयर कर चुके थे एग्जाम। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को एग्जिस्टिंग स्टूडेंट कहा जाता है, और उन लोगों के लिए ये जो लिमिट है ग्रुप बी में जाने के लिए, ग्रुप ए के 2 पेपर पास करने की जो लिमिट है वो नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ ऑटम 2022 की अटेम्प्ट के लिए है। इसके बाद ये उनके ऊपर भी ये अटेम्प्ट एप्लीकेबल हो जाएगी, ये लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने इस तरह की किसी बात के ऊपर कान नहीं धरने, आपने कम से कम 3 पेपर अपीयर करने हैं और वो तीनों पेपर ग्रुप ए के होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ये मैंने अब आपके साथ शेयर कर दी है। अब हम चलते हैं इस सेशन के एक और बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ, जो मैं समझता हूं कि अगर आपने ये कर लिया तो आपके लिए आगे बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं इस सेशन को पर्सनली इस डिस्कशन को बड़ा पसंद करता हूँ, और जितना मैं इस डिस्कशन को पसंद करता हूँ, स्टूडेंट्स इतना ज्यादा ही इसे नापसंद करते हैं, कहते हैं सर ये क्या आपने बातें शुरू कर दी है। ये चीजें मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चों को बता दी जाए और बच्चे ध्यान से काम करने वाले हों तो उनको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती हैं। और वो ये है कि स्टूडेंट कैफ में आखिर क्यों फेल होते हैं। मैंने अपने एजुकेशन का जितना एक्सपीरियंस है और मेरे इर्द गिर्द जितने भी टीचर्स हैं, उन सब टीचर से मैंने जो डिस्कशंस की, उन सब से जो मुझे जो बातें पता चली रिगार्डिंग द रीजंस ऑफ फेलियर के स्टूडेंट्स कैफ में क्यों फेल होते हैं, वो एक एक करके अब आप लोगों के सामने आ रही है। सबसे पहली जो रीजन है वो है जी सिलेक्टिव स्टडी। स्टूडेंट्स शुरू में बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड लेकर चलते हैं, क्लासेस नहीं लेते, क्लासेस बंक करते हैं, क्लासेस को कहते हैं अच्छा जी चलें ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने एफएससी में भी लास्ट में जाके एंड पे जाके कर लिया था। हम लोगों ने आखिरी 3 महीने पढ़ा था तो हम लोगों ने एफएससी कवर कर ली थी, तो वो इस तरह से हम सीए में भी ऐसे ही कर लेंगे और हम लोग बहुत इजीली एंड पे जाके चीजें कवर कर पाएंगे। तो जनाब ये सीए है, ये एफएससी नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात ये है कि एफएससी में आपके पास 1 साल का टाइम होता है हर ईयर, मतलब पूरा 1 साल का सेशन होता है, और उसमें यू कैन अफोर्ड कि आप 2-3 महीने जाया कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इवन ए वीक, आप एक वीक भी जाया नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर बात सिलेक्टिव स्टडी की हो रही है और आप वीक जाया करने की बातें करना शुरू कर दें। देखें होता ही है कि हम 6 महीने में से 3 महीने जाया कर चुके होते हैं, ठीक है, और उस वक्त तक हमारी 2 महीने की क्लासेस भी गुजर चुकी होती हैं और 2 महीने की क्लासेस रह चुकी होती हैं। तो उस वक्त स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि क्या करें, तो फिर उनके मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बता दें जिनको हम करें तो कवर कर सकें। देखें पूरा सिलेबस तो हम नहीं कर सके, मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, मेरा ये इशू था, मेरा वो इशू था, इस तरह के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना बच्चे शेयर करते हैं। तो इससे नुकसान ये होता है कि आप अपना सिलेबस पूरा 100% कवर नहीं कर पाते हैं, और बकौल आईकैप ने बताया है कि तकरीबन 80 से 85% ऑफ द एरियाज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पेपर इस तरह से बनाया जाता है कि आपके सिलेबस में से इतने परसेंट चीजें कवर कर ली जाती हैं। तो जो बच्चा जिसने सेलेक्टिव स्टडी की है तो उसका लाजमी तौर पे पेपर जो है उसमें कोई ना कोई सवाल ऐसा जरूर होगा जो कि उसने नहीं पढ़ा होगा। तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेट अवे उसने वो वाले क्वेश्चंस, वो वाले मार्क्स जो हैं वो जाया कर दिए। अब लेट्स सपोज कि आपने 20 नंबर का एरिया जो है वो नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि आपने अब 100 में से
50 नंबर हासिल नहीं करने हैं, बल्कि 80 में से 50 नंबर हासिल करने हैं। इसका मतलब ये है कि इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू। तो सिलेक्टिव स्टडी एक बहुत बड़ा इशू है। सेलेक्टिव स्टडी से मुराद ये है कि हम पूरे टॉपिक्स कवर नहीं करते हैं, हम थोड़े से टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, और जो बच्चे ऐसे करते हैं वो अपना नुकसान खुद करते हैं। दूसरी चीज, इल प्लानिंग। आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत गलत होती है, आपकी प्लानिंग बहुत खराब होती है। आप अपनी प्रिपरेशन की प्लानिंग ऐसे करते हैं और टेंशन ही कोई नहीं है। अभी हम लोग सेशन एंड पे जो है ना वो बैठेंगे 2 महीने पहले, 70 लेक्चर्स हमारे पढ़े हुए हैं, रोजाना की बेसिस पे 2-2 लेक्चर्स पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। 60 लेक्चर्स अगर पढ़े हैं रोजाना 2 लेक्चर्स, ये तो काम ही कोई नहीं है, 2 महीनों में हम लोग इसको कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बात ठीक नहीं है। जब हम लोग जितने बड़े सेशन की प्लानिंग करेंगे, अगर मैं 5 सालों की प्लानिंग करूंगा तो वो एक अच्छी प्लानिंग नहीं होगी। ठीक है जी। मुझे चाहिए कि वो मैं इसको तोड़ दूं अपने वीक्स के अंदर, कि पहले वीक में मैं ये काम करूंगा, दूसरे वीक में ये काम करूंगा, तीसरे वीक में ये काम करूंगा, और हर वीक की प्लानिंग को तोड़ दें डे वाइज प्लानिंग में। जब हम लोग प्लानिंग डे वाइज नहीं करेंगे तो हमारे पास मार्जिन होगा कि हम इस मार्जिन के दौरान में गलतियां कर सकते हैं। तो ये जो इल प्लानिंग है ये आपको बहुत ज्यादा खराब करती है। हम लोग लास्ट मंथ की तरफ ज्यादा अपनी प्रिपरेशन को शिफ्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं ठीक है जी, ये लास्ट मंथ में हम प्रिपरेशन करेंगे, उससे हमें ये फायदा होगा कि हम उस वक्त फोकस से पढ़ेंगे, सारी चीजें छोड़ देंगे, आना जाना भी छोड़ देंगे, घर के जो भी काम है वो भी छोड़ देंगे, और जो नाई के पास जाना भी छोड़ देंगे। हम लोग जो है ना वो एंड पे एक ही दफा जो बाद में हजामत बनवाएंगे, फ्रेश लुक निकलेगी एग्जाम के बाद, उससे पहले जो है ना वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट ए गुड अप्रोच। लास्ट मंथ में हम इतना प्रेशर डाल चुके होते हैं कि लास्ट मंथ जो हमारा रिवीजन का टाइम होना चाहिए वो हमारा प्रिपरेशन ही हम उसमें कर रहे होते हैं। और एग्जाम से पहले अक्सर लोगों का यही डायलॉग होता है कि अगर 2 दिन मजीद मिल जाते इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में तो हमने जो है वो अन्नी पादनी थी। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, कि वो प्लानिंग ठीक से नहीं करते। ज्यादा फोकस आप लोगों का न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पर होता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। हालांकि जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी हैं, क्योंकि आपने टोटल 8 पेपर पास करने हैं, जिनमें से कमोबेश आपके 3 पेपर तो फुल फ्लेज थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, और बी लॉ, सी लॉ और ऑडिट, और बाकी भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें थ्योरेटिकल पोर्शन आपका काफी ज्यादा है, जैसे एमएफए और टैक्सेशन। तो इन एरियाज में बच्चे लैग कर जाते हैं, इन एरियाज में बच्चे उस तरह से फोकस ठीक से नहीं कर पाते, और अक्सर ऐसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पास कर जाते हैं और उनके जो थ्योरेटिकल पेपर्स हैं वो रह जाते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज भी नहीं करनी चाहिए। फिर एक बहुत बढ़िया इशू जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेशन ना करना बच्चे के फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह होती है। हम लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जाम में जाके क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, हाउ टू राइट। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि एग्जाम में लिखना शुरू करते हैं तो शुरू शुरू के 2 पेजेस में उनकी राइटिंग बहुत प्यारी होती है, फिर जैसे जैसे आगे जाते चले जाते हैं आपकी राइटिंग भी गंदी होती चली जाती है, आपकी जो फोकस है वो भी खराब होता चला जाता है, क्योंकि हम लोगों ने 3 घंटे के बैठ के पेपर लिखने की प्रैक्टिस नहीं की होती, और फिर एग्जामिनर के जो नंबर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाते हैं, और एंड पे इवन एंड वाले सवालों में जो 5 नंबर का सवाल है उसमें से एक एक दो दो नंबर लेना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सारी की सारी जो रीजन है ये आपकी टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेशन ना करने की वजह से होती हैं, कि आपका एग्जाम में जो पेपर है वो नहीं आप ठीक से सॉल्व कर पाते हैं। अब देखिए, फर्ज करें कि हम सिर्फ पढ़ते ही रहें और किसी टेस्ट में पार्टिसिपेट ना करें, तो फिर हम उस पेपर को कैसे पास कर लेंगे? ये तो ऐसे ही है कि जैसे क्रिकेट की कमेंट्री देख देख कर आपको क्रिकेट नहीं आ सकती। आप क्रिकेट का हर मैच देखें और आप देखें कि जनाब ये गली पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये लेग पॉइंट है, आपको सारी चीजें पता हो, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में कभी क्रिकेट ना खेली हो तो आप क्रिकेट के ग्राउंड में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इवन आपको समझ नहीं आएगी कि गेंद कहाँ से गुजर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बहुत ही जरूरी चीज है। बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं क्योंकि एक टेस्ट सेशन के सिस्टम को भी ओवरसी कर रहा होता हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि अगर हम लोग 12 टेस्ट स्टूडेंट से ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स ऑन एवरेज 2 या 3 टेस्ट दे रहे होते हैं। मैं एक ऐसे सिस्टम को रन कर रहा हूँ जो इंडिपेंडेंटली और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन की एक्टिविटी चलाता है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लेना है। और अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट की टेस्ट की पार्टिसिपेशन आधी भी नहीं होती है। मैं एक और स्टेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर हम लोग पासिंग परसेंटेज निकालें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 8 या 8 से ज्यादा टेस्ट दिए हैं,
तो उन स्टूडेंट्स में पासिंग परसेंटेज मोर देन 95% है। यानी कि अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो इट हैज ए डायरेक्ट को रिलेशन विद योर परफॉर्मेंस इन योर एग्जाम्स। अक्सर लोग तो ऐसा करते हैं कि जब वो फेल होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि हाँ भाई लास्ट टाइम 3 घंटे का पेपर तुमने कब दिया था, तो वो कहता है कि जनाब जो आई कैप के हॉल में बैठ के दिया था। बच्चों के हाथ थकना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी राइटिंग के बाद आप थोड़ा सा सर उठा के देखिए एग्जाम हॉल में, तो स्टूडेंट अपने हाथ दबाते हुए नजर आते हैं कि यार ये तो जो है हम लोगों ने इसको बहुत ही वक्त जाया कर दिया, और फिर उनकी राइटिंग भी बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है उसके बाद। अगला जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है नॉट हैविंग इनफ रिटन प्रैक्टिस स्पेसिफिकली फॉर एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्स। हमें पता ही नहीं होता है कि सवाल को टैकल कैसे करना है। हम सॉल्यूशंस को, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते, उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करते, डाटा प्रोवाइड किया गया होता है उसे मिस कर देते हैं, जो एग्जामिनर ने पूछा होता है हम उसी का जवाब नहीं दे पाते। आईकैप ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इशू किया हुआ है जिसे हम कहते हैं एग्जामिनर कमेंट्स। किसी भी सब्जेक्ट के एग्जामिनर कमेंट्स जो है अगर आप वो ओपन कर लें तो इंसान की आंखें खुल जाएं, आप लोगों को लग समझ जाए कि एग्जामिनर बेचारा क्या कहता है। मुझे ये लगता है कि आई कैप ने एग्जामिनर को जो शीट्स दी हुई हैं, जिन शीट्स में वो अपने कमेंट्स लिखता है, वो वाली शीट्स जो है उन्होंने लेमिनेशन करा के दी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि एग्जामिनर बेचारा रो रहा होता है, ज़ारो कतार रो रहा होता है जब वो स्टूडेंट के लिए अपने कमेंट्स लिखता है और वो शीट गीली हो जाती है। तो मैं इस चीज के ऊपर बड़ा बिलीव करता हूं कि उन लोगों को ऐसी शीट्स दी जाती हैं जो गीली नहीं होती हैं और वो उसके ऊपर अपने कमेंट्स लिख रहे होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी ऐसी अजीब किस्म की बातें करते हैं कि एग्जामिनर बेचारा सर दे मारता है दीवार में। वो कहता है कि यार अब मैं क्या करूं। स्टूडेंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने में कामयाब नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता एग्जामिनर ने पूछा क्या है, बस वो वही चीजें लिख देते हैं जो कि उनके जहन में होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के फेलियर की, कि स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं। अगली जो बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दुनिया जहान के जितने टीचर्स हैं उन सब टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, हर टीचर के नोट्स पकड़ लेते हैं, हैंड आउट्स, प्रैक्टिस मटेरियल वगैरह इस तरह की चीजें पकड़ लेते हैं। जितनी किताबें ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं उन सब किताबों को कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब बस ये जो सब्जेक्ट है ये आज के बाद मेरे हाथ से बच के जाने ना पाए। जब वो इन सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है तो उनको पता चलता है कि एक टॉपिक के ही इतने सवाल इकट्ठे हो गए हैं कि आप 2 महीने तक अगर वो सवाल करते रहे तो वो सवाल कंप्लीट नहीं होंगे। तो दिस इज अनदर वेरी डैमेजिंग हैबिट ऑफ द स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, डिफरेंट टीचर के नोट्स हैंड आउट, सिर्फ ये सोच के कि यार इस टीचर ने कोई ऐसी बात ना बताई हो जो कि मेरे टीचर ने नहीं बताई है। ठीक है, इससे आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी कि आप अपने टीचर से बदजन हो जाएंगे। जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हैं आपको लगेगा कि यार इस टीचर ने तो ठीक से पढ़ाया ही नहीं हमें। हर टीचर के नोट्स के अंदर कोई ना कोई किसी तरह का आपको एक ऐसा सवाल मिल गया कि जो आपसे नहीं हुआ, तो आपका सारा का सारा कॉन्फिडेंस अपने टीचर के ऊपर, अपने कॉलेज के ऊपर, अपने इंस्टीट्यूट और उसके ऊपर जितना भी उसका सिस्टम है उसके ऊपर से आपका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा कि लगेगा कि शायद पता नहीं हम हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि उसी स्टूडेंट उसी टीचर के पिछली क्लासेस में उसके बच्चों के मेरिट सर्टिफिकेट आते हो। तो ये जो प्रॉब्लम है इस चीज को भी समझना जरूरी है कि ये नहीं करना चाहिए। मैं टोटली इस चीज के खिलाफ हूँ। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि कोई भी टीचर जब अपने नोट्स बनाता है तो वो इस तरह से बनाता है कि वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कंसिडर किए जाएं। वो ऐसे नोट्स बनाता है जो इन इटसेल्फ कंप्लीट हो और उसके बच्चों को किसी और टीचर को फॉलो करने की जरूरत पेश ना आए। जब आपके पास हर टीचर के नोट्स है, इसका मतलब यह है कि आप 5 टीचर से पढ़ रहे हैं, यानी कि आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको तंग करने की करेगी। ये चीज, ये हैबिट आपको कोई फायदा नहीं देगी। और सिमिलरली हर किसी से मशवरा लेना, हर किसी बंदे को रोकना, अच्छा पूछना, हाँ भाई बताओ तुम्हारा पेपर कैसे पास हुआ था। कुछ ऐसे साइंसदान भी होते हैं, कुछ ऐसे साइंसदान भी होते हैं, मैं साइंसदान नहीं कह रहा, मैं साइंसदान कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि यार ये तो बस सिर्फ पास पेपर को पढ़ने से पेपर पास हो जाता है। कुछ ऐसे अरस्तु भी होते हैं जो आगे ये कहते हैं कि जनाब ये सब्जेक्ट जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाले 4 टॉपिक्स कर लो आपका पेपर पास हो जाएगा। तो हर किस्म के बंदे से मशवरा लेना और सिर्फ उस बंदे का मशवरा फॉलो करना जिसमें आपको काम कम करना पड़े, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टीचर से मशवरा ले, टीचर कहता है बजाय भाई पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक सारी चीजें तैयार करो, जो सवाल मैंने दिया वो करो। हम कहते हैं सर आपको क्या पता।
हमें उस अरस्तू के बच्चे के पास जाना है जिसने 4 टॉपिक तैयार किए थे और उसका पेपर पास हो गया था। पता नहीं उसने वाकई किए भी थे या नहीं किए थे और उसका पेपर किस तरीके से पास हुआ था, लेकिन क्योंकि हमें वो चीज़ ईज़ी लग रही है इसलिए हम उसकी जो है ना वो वाली सजेशन को फॉलो करेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम हर किसी से, हर स्टूडेंट से, हर बच्चे से, हो सकता है उसका अपना पेपर पास ना हुआ हो और झूठ-मूठ में आपको कह रहा हो कि मेरा पेपर पास है, मुझसे मशवरा ले लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट बेस्ड आपकी शॉर्टकमिंग्स होती हैं जो आपके रिलेवेंट टीचर्स आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर जब उनकी ओरिएंटेशंस वगैरह दे रहे होते हैं तो वो आपको बताते हैं सब्जेक्ट बेस्ड शॉर्टकमिंग्स को कवर करना जरूरी है। मैं बहरहाल इसको समराइज कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की नेचर को ना समझना, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को ना समझना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली आपसे चाहता क्या है और ये क्यों आपको पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट को ये लगता है कि थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर जो है सिर्फ रट्टा बेस्ड पेपर है, इनमें रट्टा मार लो तो पेपर पास हो जाता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा आपको ये नहीं पता होता कि जो नॉलेज आपने पढ़ी है उसको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है। अगेन दिस इज लिंक्ड टुवर्ड्स द रीजन कि आप लोगों की टेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है और एग्जामिनर बेचारा इसी बात के ऊपर रो रो के मर गया कि जनाब बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना है। तो ये कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक इश्यूज हैं जिनको हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रिलाई करना पास पेपर के ऊपर कि यार चलो बस पास पेपर कर लिए तो हमारा पेपर पास हो जाएगा, दिस इज अनदर रीजन जो कि सब्जेक्ट वाइज आपको तंग करती है। एग्जाम वाले दिन अंडर परफॉर्म करना, बहुत सारे बच्चों से जब मैंने पूछा हाँ भाई क्या रीजन है फेलियर की, तो उन्होंने कहा कि सर वो तो सारा कुछ ठीक है लेकिन एग्जाम वाले दिन हम लोग लेट पहुंचे थे एग्जाम हॉल में, जिसकी वजह से हमारे 10 मिनट जाया हो गए। एग्जाम वाले दिन आप लोग गलतियां करते हैं, एग्जाम हॉल में टाइम पे नहीं पहुंचते, आप पिछली रात नींद पूरी नहीं लेते, आप सुबह खाना खा के नहीं जाते, आप लेट पहुंचते हैं एग्जाम हॉल में, इस तरह की चीजें। एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पेपर देने का वो दे दिया होता है उन्होंने और उसको डिस्कशन करने का टाइम गुजर चुका होता है, आप वो ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम में आप किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, कोई सवाल आपको लगता है कि थोड़ा सा सोचने से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप उसके ऊपर नहीं करते। तो यानी कि एग्जाम डे की बहुत सारी गलतियां होती हैं। वो जो 3 घंटे हैं, 3 आवर्स, आपने अपने पूरे 6 महीने इन 3 घंटों की प्लानिंग करनी है, इन 3 घंटों को तैयार करना है कि यहाँ पे इन 3 घंटों में आपने कैसे परफॉर्मेंस देनी है। आपने सारा कुछ किया, 6 महीने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जाने लगे उस दिन आपको पता ही नहीं था कि एग्जाम हॉल किधर है और आपने किसी से पूछा, उसने आपको गलत रास्ता बता दिया और आपकी सारी की सारी जो प्रिपरेशन थी उसकी ऐसी की तैसी फिर गई। तो ये कुछ गलतियां होती हैं जो कि एग्जाम डे पे आप लोग करते हैं। पेपर की चॉइस, सिलेक्शन कि कौन सा पेपर, किस तरह के पेपर्स के साथ पढ़ना चाहिए, वो जो मैंने आपको कुछ गाइडलाइंस बताई हैं अभी से थोड़ी देर पहले जिन स्लाइड्स के ऊपर के जनाब वो ये चीजें ज़हन में रखें, ये वाला पेपर पहले लें, ये वाला पेपर बाद में लें, इन चीजों को आपने बिल्कुल एंड पे करना है। इस तरह की जो चीजें हैं जब आप शुरू में सोचते नहीं हैं तो आपको काफी नुकसान देती हैं। आप पेपर जब ठीक से चूज नहीं करते हैं तो फिर आपकी प्रिपरेशन भी खराब होती है और उन प्रिपरेशन की बेसिस के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस भी खराब होती है। ये जो जितने भी इश्यूज हम लोगों ने जिक्र किए हैं इन सब को किस तरीके से सॉल्व किया जाए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए सिलेक्टिव स्टडी हम लोगों ने कहा था, तो सिलेक्टिव स्टडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका जो सदेबाब है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि जनाब आप सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन करें और साथ साथ में पढ़ें। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर कोई बताएं कोई बात, आप इतने बड़े टीचर हैं, बच्चों को इतना गाइड करते हैं, तो आप मुझे भी गाइड करें कि मैं कैसे पेपर पास करूं। तो मैंने उसे कहा कि यार आप रोज का काम रोज करें। तो उसने कहा सर ये क्या बात हुई, ये तो मुझे पहले ही पता था। मैंने कहा अगर पता है तो उसको फॉलो कर लें, बस मैं आपको यही मशवरा दूंगा, मैं आपको और कोई मशवरा नहीं दे रहा। ठीक है जी। तो सेलेक्टिव स्टडी को कवर अप करने के लिए आप डेली बेसिस पे पढ़ें और सेलेक्टिव स्टडी की तरफ हरगिज हरगिज ना जाएं, अपनी स्टडी को जो है ना वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। डेली बेसिस पे पढ़ना, डेली बेसिस प्लान बनाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया और 1 घंटा पर सब्जेक्ट आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो 1 आवर पर सब्जेक्ट पर डे कीप्स द फेलियर अवे। वाह, ये एक अजीम कोट है जो कि मैंने खुद लिखी है, तो ये आप लोगों के लिए जो है वो रेलिवेंट है कि 1 घंटा एक सब्जेक्ट डेली बेसिस पे आप लोग पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, क्लासेस के लेक्चर्स लेने के अलावा की बात कर रहा हूँ, तो डेट इज मोर देन वे मोर देन सफिशिएंट। लास्ट मंथ की प्रिपरेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि लास्ट मंथ में आपकी रिवीजन होनी चाहिए, प्रिपरेशन का टाइम नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आप सोच रहे हो कि आखिरी महीने में पढ़ेंगे, आखिरी महीने में पढ़ना नहीं है, आखिरी महीने में आपने रिवाइज करना है। एप्लीकेशन बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड, थ्योरेटिकल बेस्ड जो पेपर्स हैं इनकी अपनी अपनी डायमेंशंस होती हैं, इनकी अपनी अपनी फिलोसफी होती है, इनको समझें, टेस्ट में पार्टिसिपेट करें जिससे आपको काफी सारा बेनिफिट हो सकता है। आपको पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से इश्यूज हैं जिनकी वजह से आप फेल हो रहे हैं। देखिए टेस्ट में हमेशा पार्टिसिपेट करें,
चाहे आप प्रिपेयर हैं या नहीं है, आप लाजमी तौर पे टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। भले जाके अपना नाम लिखें, क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, वहां से आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत सेल्फ फीडबैक है कि जब आपका टेस्ट होगा, आपका उसके ऊपर फेल लिखा हुआ नजर आएगा, तो दिस इज अ स्लैप बाय यू ऑन योर ऑन फेस। ठीक है जी, बजाय इसके कोई और बंदा आगे आपको कहेगा तुम पढ़ता नहीं हो, जिससे आपकी जो है वो अना भी खतरे में आ जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी खराब होगी। तो जब आप खुद अपने आप को इस तरीके से टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी करेंगे और आप उसमें फेल हो जाते हैं, तो जब आप टेस्ट के ऊपर बड़ा बड़ा सा आपको फेल लिखा हुआ नजर आएगा, तो वो एक मोटिवेशन भी बनेगी। याद रहे कि ये जो फेलियर है ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन आई कैप के एग्जाम्स के अंदर जो फेलियर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हमने उसको कवर अप करना है। ठीक है जी। इफ यू वेट अंटिल यू आर रेडी यू विल नेवर गेट स्टार्टेड। वाह, क्या बात कर दी मैंने। बहरहाल आपको समझ आ गई है मैं ये क्या बात करना चाह रहा था। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अपने ही टीचर के नोट्स को फॉलो किया जाए और बहुत सारे लोगों से सजेशन लेने से बाज आया जाए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से आप सजेशंस लेते हैं, आप उतने ही ज्यादा फंसते चले जाते हैं। ठीक है जी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने ज्यादा बड़े डिसीजंस हैं वो सिर्फ इसी वजह से खराब होते हैं कि हम उसमें बहुत ज्यादा लोगों से मशवरे लेते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अभी से अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए और इनको फॉलो करना चाहिए। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों की वजह से, इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए और अपनी जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तो आई एम वेरी होपफुल कि आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं, जो भी आपके कैफ के पेपर्स हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और बातें करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो बच्चे ने पूछा है, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। उसने कहा जी सर, राइटिंग एक स्टूडेंट की क्या मैटर करती है पेपर के पास करने में? तो इसका जवाब है जनाब नो। एज लॉन्ग एज जो आपने लिखा है अगर वो एग्जामिनर को समझ आ रहा है, एग्जामिनर ने बड़ा स्पेसिफिकली अपने एग्जामिनर कमेंट्स में ये बताया है कि जो चीज आपने लिखी है अगर वो अंडरस्टैंडेबल है, अगर वो समझ आ रही है, तो मैं उसके राइटिंग के नंबर नहीं काटूंगा। अच्छा, अगर वो समझ नहीं आ रही वो चीज एग्जामिनर को, तो फिर भी एक्चुअली तो वो आपकी राइटिंग के नंबर तो फिर भी नहीं काट रहा, वो तो इस चीज के नंबर काट रहा है कि जो आपने लिखा है वो ठीक नहीं लिखा। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज आपने जो लिखा है, अगर आप एग्जामिनर को उसकी समझ आ रही है और वो आपने ठीक लिखा है, तो आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे। लेट सपोज एक बात को सही लिखने के 3 नंबर है और आपकी जैसी मर्जी राइटिंग है, अगर उसे समझ आ गई है कि आपने ये बात सही से लिखी है, तो आपको उसके 3 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सर, हैंड्स ऑन कोर्स किसी भी एकेडमी से कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड कॉलेजेस से करेंगे? इसके ऊपर आई के आपने बताया है कि इंस्टीट्यूट्स का लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी, जिससे बच्चे जो है ना ये पढ़ सकते हैं, जाके ये कर सकते हैं। पीआरसी 5 पढ़ना लाजमी है, ये मुझे आपकी बात की सवाल की समझ नहीं आई। हम इस वक्त सी फैब का कैफ का सेशन कर रहे हैं, सी फैब का नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सर, अगर खुद प्रिपरेशन कर रहे हो तो ट्रेनिंग कहाँ से करेंगे? देखिए, आपकी प्रिपरेशन का ट्रेनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। आई कैप की जो फाइनल ट्रेनिंग है, जो जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं, वो ये नहीं पूछते कि आपने कौन सी फॉर्म से, आपने कौन से कॉलेज से पढ़ा हुआ है। वो सिंपल ये पूछते हैं कि आपने कैफ क्लियर किया है या नहीं किया। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि आपने ये सवाल ये नहीं पूछा था, आपने ये सवाल पूछा था कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए आई कैप के पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, आई कैप की बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो करें, और एक टीचर को जिसको भी आप फॉलो करते हैं उस टीचर से पूछ लें कि सर इसमें क्या मटेरियल है जिसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है जी। पेपर सिलेक्शन के क्वेश्चंस एंड पे, जी बिल्कुल, असल में हर बच्चे के लिए पेपर सिलेक्शन के सिनेरियोज डिफरेंट हैं, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उसको हम एंड पे जिक्र करेंगे। अभी हम लोग इस सेशन को जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर, आई एम गोइंग टू अपीयर इन सितंबर अटेम्प्ट विद टेक्स्ट प्रैक्टिसेस एंड बी लॉ, इज दिस करेक्ट पेयर? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पेयर गलत है। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं, अगर आपने टेक्स्ट लिया है, आपने बी लॉ पढ़ा है, तो वो आप इसको लेकर चल सकते हैं। लेकिन आइडियल जो मेरी तरफ से जो सजेशन है वो है बेहतर सजेशन FAR 1 और बी लॉ। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट प्रैक्टिस और बी लॉ पढ़ा है तो वो भी गलत नहीं है, वो भी आप लेकर चल सकते हैं। आपको ये दोनों पेपर पढ़ने हैं और इनको पास करना है, और आई होप कि आपके ये दोनों पेपर पास हो जाए। सर, अगर जून या जुलाई से कैफ स्टार्ट करें तो क्या 2 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी, या फिर सितंबर अटेम्प्ट को स्किप करके मार्च अटेम्प्ट में 4 पेपर कर ले? देखिए, इस चीज के ऊपर हमारी डिस्कशन जो है वो मेरा ख्याल है आपने
व्हाट्सएप में भी पूछा था, तो मैंने आपको बताया था कि इट डिपेंड्स अपॉन कि स्टूडेंट की जो है वो क्लासिफिकेशन कैसी है। आई स्टिल थिंक कि अगर आप मई के एंड तक भी फ्री होते हैं तो आप उस वक्त तक FAR 1 और बी लॉ का पेपर की तैयारी शुरू कर दें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे लेट नहीं कर सकते। अगर आप जून या जुलाई में अपीयर होते हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मार्च के 4 पेपर्स के लिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर वो प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि क्या कैफ 4 PRC 5 से रिलेटेड है, बिकॉज दोनों बिजनेस वाले हैं और मैंने अभी PRC 5 कैफ के साथ स्टार्ट करना है। नहीं जनाब, PRC 5 का और कैफ 4 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। दोनों के नाम में बिजनेस का वर्ड आ रहा है, वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है और दूसरा बिजनेस लॉज है, लेकिन उन दोनों के दरमियान में कोई चीज भी कॉमन नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देता हूं कि आप पीआरसी के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन सी क्लासेस किस तरीके से शुरू हो रही हैं। जिन चीज़ों को या जिन जिन इंस्टीट्यूट्स को मैं मैनेज करता हूं उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी। सबसे पहले एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है नियर पियर, जहां पे आप लोगों को रिकॉर्डेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, और सिर्फ रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं बल्कि उसके अलावा 5 और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, 4 और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ये टोटल 5 कंपोनेंट्स का ये मॉडल है जिसमें हम लोग स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट जो इस वक्त मेरे पास बैठे हुए हैं वो सारे ऑलरेडी नियर पियर से ये क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है जी। तो कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3 और कैफ 4 की ये फैकल्टी आप लोगों के सामने मौजूद है, और इनमें से किसी भी एक टीचर से आप कोई भी कोर्सेज जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये टीचर के नाम और इन सारी चीज़ों को जो है ना वो यहाँ पे आपके लिए लिस्ट कर दिया गया है। अब हर एक टीचर की जो एक्सपीरियंस है, हर एक टीचर की जो इंट्रोडक्शन है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ऑलरेडी इस सेशन का ये पर्पस नहीं है। हम लोग बच्चों को इस सेशन में ये बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि कैफ क्या और कैफ को कैसे पास करना है। तो ये एक छोटी सी स्लाइड आप लोगों के सामने है जहाँ पे सिर्फ आपको क्लासेस की इंटीमेशन देना मकसूद है। ठीक है जी। वेबसाइट है nearpeer.org और ये नंबर है जिसके ऊपर आप कांटेक्ट करके इनसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। नियर पियर की क्लासेस के 5 मेन कंपोनेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले जनाब वीडियो लेक्चर्स हैं। वीडियो लेक्चर्स इनके कंप्लीट हैं, और कुछ इनके 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो भी साथ साथ में तैयार हो रहे हैं, लेकिन जब तक आप लोग वहां तक पहुंचेंगे वो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। और ये वीडियो लेक्चर्स स्पेसिफिकली स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए बनाई गई हैं, कुछ कैम के साथ हैं, कुछ विदाउट कैम है, लेकिन ये स्पेसिफिकली ऑनलाइन ऑडियंस के लिए रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसका फोकस ऑनलाइन स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जो कि दूर बैठे अपने घर में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। दूसरी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपके क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आप अपने टीचर से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। नॉर्मली टीचर्स रोजाना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को एक्टिवली देख रहे होते हैं, और इसमें रूल ये है कि 48 वर्किंग आवर्स के दौरान में टीचर आपके तमाम सवालों के व्हाट्सएप ग्रुप के आंसर जो है वो खुद दे रहा होगा। टीचर नॉर्मली इसमें खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो इस वजह से फिर इसमें कुछ असिस्टेंट टू द टीचर जो कि खुद भी एक टीचर लेवल के लोग होते हैं, वो भी उसमें ऐड हो सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको गाइड कर रहे होंगे। इन एनी केस इन दोनों सूरतों में टीचर जो है वो आपके हर सवाल को खुद देख रहा होगा और उसके आंसर्स को भी चेक कर रहा होगा कि जो उनका असिस्टेंट है उन्होंने कैसे आंसर किए। लेकिन आपके तमाम सवालों के जवाब एक्टिवली, क्विकली, करेक्टली, एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड किए जाएंगे। ठीक है जी। देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि नियर पियर की ऑनलाइन एजुकेशन का एक बड़ा खासा है, वो है जी टेस्ट सेशन। आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक स्केड्यूल के तहत टेस्ट सेशन प्लान किए जाते हैं, और उससे वो जितने भी इश्यूज जो कि टेस्ट सेशन की वजह से या राइटिंग प्रैक्टिस ना होने की वजह से बच्चों को आते हैं, जो अभी हमने रीजंस ऑफ फेलियर में भी डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे यहाँ से कवर अप हो जाते हैं। एक बड़ी कंप्रीहेंसिव एक्सपीरियंस टीम और एक पूरा सिस्टम आपके टेस्ट सेशंस को मैनेज करता है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को यकीनी बनाया जाता है। इसके अलावा देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज लाइव सेशंस। रेगुलरली लाइव सेशंस किए जाते हैं, वीकली या 2 वीक में एक दफा, और इन लाइव सेशंस में स्टूडेंट और टीचर का आपस में एक इंटरेक्शन होता है। ये एक फॉर्मल सोशल इंटरेक्शन होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ बैठ के अपने इश्यूज वगैरह डिस्कस करते हैं। टीचर स्टूडेंट को जो दिक्कत आ रही होती है उनके बारे में गाइड करता है, और ये वो वाली तमाम चीजें जो है ये स्टूडेंट के लिए बड़ी बेनिफिशियल होती हैं एक सोशलाइज करने के लिए टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में। एंड देन
स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं सॉफ्ट कॉपी में। वो सारे के सारे जो नोट्स हैं स्टूडेंट उनको खुद प्रिंट भी कर सकते हैं। कुछ टीचर्स की ऑलरेडी अपनी किताबें हैं जो कि किताबें आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो नोट्स हैं सॉफ्ट कॉपी में, इसके अलावा और जो मटेरियल है, प्रैक्टिस मटेरियल वगैरह, कुछ प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, वो सारे के सारे आपके लिए नियर पीयर की ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल आपके कोर्स के अंदर मौजूद है। इस वक्त जो इनकी फी चल रही है वो है जनाब एक पेपर की 9,000 है जी। टोटल इसकी जो एक्चुअल फीस है वो 12,000 है, लेकिन 9,000 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 3 पेपर्स का एक बंडल आप लोगों के लिए, एक बड़ा खूबसूरत बंडल बनाया गया है, जिसकी वैसे तो 36,000 फीस बनती है, लेकिन इस वक्त ये आप लोगों के लिए 22,000 में अवेलेबल है। और आप सारे के सारे कैफ की इकट्ठा पैकेज भी परचेज कर सकते हैं जो कि 65,000 रुपीज का है, जिसमें कैफ के टोटल 8 पेपर्स आप पढ़ सकते हैं वन टाइम। और जो भी उस वक्त की अवेलेबल फैकल्टी होगी आप उससे ये वाला कोर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट करें कि आप 8 पेपर का पैकेज लेते हैं 65,000 का, और आप ये कहते हैं कि जनाब करंटली मैंने जो 8 पेपर्स हैं ये पढ़ने हैं, और इन 8 पेपर्स में से मैंने 3 अभी पढ़ने हैं और बाकी मैंने सारे जो है ना वो बाद में पढ़ने हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, 8 पेपर के साथ इसमें हमारे पास एक और कोर्स भी है, एक्सेल का कोर्स, जो कि आपको इस पैकेज के अंदर ही मिलेगा। और ये आप समझ लीजिए कि एग्जैक्टली हैंड्स ऑन कोर्स की तरह का कोर्स तो नहीं है, लेकिन उनमें से एक कंपोनेंट, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्सेल, वो वाला कोर्स भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस पैकेज के अंदर शामिल है। तो ये जनाब नियर पियर के ऊपर ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके लिए जो कंपोनेंट्स हैं, फी है, फैकल्टी लाइन है, और कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास दिया हुआ है। एक और सिस्टम की तरफ चलते हैं जो कि है जी लाइव क्लासेस का, डेली लाइव क्लासेस का प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड सीए मेड इजी। इस सिस्टम को भी मैं हेड कर रहा हूँ, और इस सिस्टम के अंदर हम लोग डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं। और ये लाइव क्लासेस एक स्पेसिफिक टाइम पे होंगी, और इसकी एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग डेट होगी, और इस स्टार्टिंग डेट के ऊपर इन क्लासेस की ओरिएंटेशन होगी। आप जहां पे भी हैं आप लाइव डेली क्लास लिया करेंगे, और इसमें भी बाकी सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल उसी तरीके से ही हैं। लाइव डेली क्लासेस हैं जी, और इसके बाद इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ इसमें आपके लिए लाइव ये टेस्ट सेशन है, टेस्ट सेशंस। इसके अलावा सेशन एंड के ऊपर आपके लिए फ्री रिविजन्स है, फ्री रिवीजन सेशन होते हैं। नॉर्मली ये 10 डेज के फ्री रिवीजन सेशंस होते हैं, जो कि हम लोग इसमें सारा का सारा सिलेबस बच्चों को दोबारा लाइव क्लासेस में पढ़ा देते हैं। ठीक है जी। इस तरह की ये जो सारी की सारी जो कंपोनेंट्स हैं, ये चीजें आपको CMADZ के लाइव क्लास में मिले। दो डिफरेंट मॉडल्स हैं, एक है जी रिकॉर्डेड मॉडल जिसमें आप अपनी मर्जी से अपने टाइम के हिसाब से क्लासेस पढ़ सकते हैं, और दूसरा जो मॉडल है दैट इज लाइव क्लासेस मॉडल, जो कि CMADZ के प्लेटफॉर्म से आपको मिल रहा है। इसके लिए अगर आपने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये नंबर आपके सामने मौजूद है। और क्योंकि ये लाइव क्लासेस हैं, इनका एक स्केड्यूल होगा, और ये 13 मई से ये क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रही हैं अभी, क्योंकि आगे ईद आने वाली है, आप लोग ईद एंजॉय करेंगे, क्लासेस थोड़ी लेंगे। और उसके बाद जब आप ईद से वापस आएंगे तो फिर एक हमारी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी स्टार्ट होगी। और इसके बाद क्योंकि आप लोगों का तो 9 मई को रिजल्ट आ रहा है, तो 9 मई के रिजल्ट के फौरन बाद 13 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। क्लासेस का स्केड्यूल आप लोगों के सामने मौजूद है। सर अजमल की क्लास है जी 1:45 से लेकर 3 PM तक, और इसी तरीके से सर फारूक की क्लास का टाइम भी है 1:45 से 3 PM तक। तो FR1 कैफ 1 में आप इनमें से किसी एक टीचर से पढ़ सकते हैं। कैफ 2 कैफ 3 और कैफ 4 की क्लासेस के टाइम्स भी आप लोगों के पास यहाँ पे मौजूद है। फी एंड डिस्काउंट के हवाले से आपको यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात नजर आएगी कि CMADZ के ऊपर जो आपकी क्लासेस हैं वो 1000 मजीद डिस्काउंट के साथ आपके पास मौजूद है। इसका मतलब यह है कि एक कोर्स जो 12,000 रुपए का था वो 12 नहीं बल्कि 8,000 रुपए में आपको मिलेगा। जो कोर्सेज 36,000 के थे वो आपको 21,000 में मिलेंगे, और फुल कैफ का जो कोर्स है वो 60,000 रुपीज का आपके लिए अवेलेबल है। आप फुल पैकेज में जितने भी कोर्सेज अभी अनलॉक करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं, बाकी आपके लॉग्ड ही रहेंगे। तो ये आपके लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें लाइव क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड की गई हैं कैफ की। कैफ के पहले 4 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, बल्कि 4 भी ले सकते हैं, इसलिए ये जो फर्स्ट 4 पेपर्स हैं इनके हवाले से आपको गाइड कर दिया गया है। ठीक है जनाब, तो दिस कंक्लूड्स माय सेशन। मेरा सेशन यहाँ पे खत्म होता है जी। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग एक एक करके पूछते जाएं। CMADZ और नियर पियर के जो रेलेवेंट
कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो मैंने यहाँ पे दे दिए हुए हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे और मेरे आंसर्स होंगे, जो जो भी बात आप पूछना चाहें आप मुझे टाइप करके सेंड कर सकते हैं, फिर मैं वन बाय वन आपके क्वेश्चन के आंसर्स करता रहूंगा। जी, जो क्वेश्चन मुझे 435 पे आया था मैं वहां से शुरू करने लगा हूं। तो इससे पहले अगर आपका कोई सवाल आपने सेंड किया था और वो अभी तक आंसर नहीं हुआ तो वो आप मुझे दोबारा सेंड कर दें। इसके बाद अगर आपने सवाल सेंड किया था तो अभी आप सुकून से बैठ जाएं, जैसे ही उसका टाइम आएगा तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। क्वेश्चन है जी, सर कैफ में पर सब्जेक्ट स्टडी टाइम ए डे कितना होना चाहिए एक्सक्लूडिंग लेक्चर टाइम? तो मैंने बताया कि आप शुरू से ही अगर इसे पढ़ते रहें तो 1 घंटे से ज्यादा टाइम आपको पर सब्जेक्ट नहीं चाहिए। आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं कि बच्चे कहते हैं ठीक है एक दिन अगर नहीं पढ़ा तो अगले दिन 2 घंटे पढ़ लेंगे। 2 दिनों का एक एक घंटा और 2 दिन का एक ही दिन के 2 घंटे, इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है और इन दोनों का जो आउटकम है उसमें फर्क होता है। एक एक घंटा 2 दिन पढ़े वो ज्यादा बेनिफिशियल है, वो ज्यादा आउटपुट वाला है बजाय इसके कि आप एक ही दिन में 2 घंटे पढ़ें। ठीक है। और फर्ज करें कि अगर हम ये बात करें कि जी 7 दिन में रोजाना एक एक घंटा पढ़ के आप 7 घंटे का आउटपुट हासिल कर सकते थे, तो आप ये सोचें कि 7वें दिन अगर मैं 7 घंटे पढ़ूं तो सिर्फ आप उसमें उतना आउटपुट हासिल कर सकेंगे 7 घंटे पढ़ने के बाद भी जितना कि सिर्फ आप 4 घंटे बाकी 4 दिनों में एक एक घंटा पढ़ने से आपने हासिल किए हैं। तो यहाँ पे सिनर्जी नहीं होती है, यहाँ पे वक्त मजीद जाया होता है। लॉन्ग सिटिंग्स करने से आपकी मेंटल कैपेसिटी ड्रेन हो जाती है और उसके बाद आप उसको मजीद बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आप आवर्स को ऐड करते जाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैं नियर पेयर पर पढ़ रहा हूँ, तमाम सब्जेक्ट्स के ग्रुप हैं। अच्छा, नियर पेयर पर पढ़ने वालों को सीए मेड इजी के लिए अलग से पे करना होगा? देखिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये दोनों डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप एक से पढ़ रहे हैं तो डेट इज इनफ फॉर यू, दोनों से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नियर पेयर एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है, सीए मेड इजी एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है। इन दोनों में से आप किसी एक को चूज कर लें और आप उनके साथ पढ़ें, आपको इंशाल्लाह सेम फैकल्टी, ऑलमोस्ट सेम फी और सारे के सारे सेम फीचर्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर आई थिंक मैं 1 साल में कर सकता हूं, तो क्या 3 और 5 करके कर लूं? इससे मुझे अंदाजा भी हो जाएगा, अगर ज्यादा डिफिकल्ट लगे तो 5 इकट्ठे वाला प्लान चेंज कर दूंगा और अभी टाइम भी कम है तो ऐसा करना चाहिए मुझे। देखिए अभी तो आप 3 लेकर चले ना, जब आप 3 का पेपर दे देंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा आपको लग समझ जाएगी। अगर तो आप तीनों पेपर पास कर लेते हैं तो इवन देन आई वुड सजेस्ट के डोंट गो फॉर रिस्क, आप रिस्क ना लें और आप उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3 पेपर की आपकी तैयारी भी अच्छी हो गई और आपके उसमें जो है ना वो एक किसी एक आध में मेरिट सर्टिफिकेट भी आ गया, तो फिर आप अगली दफा 5 की कोशिश कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की डायनामिक्स डिफरेंट है, हर सब्जेक्ट की जो नेचर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे भी सिनर्जी का एलिमेंट होता है। देखें जैसा हम लोगों ने शुरू में बात की कि कुछ पेपर से पहले नहीं पढ़ने चाहिए, उसकी वजह यह है कि उन पेपर्स में अगले पेपर्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज होते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें जो डिफरेंस है वो देना पड़ेगा ताकि आपको आपकी तैयारी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नियर पियर और सीएमएडीसी में टेस्ट सेशन कैसे होते हैं? ये तो एमसीक्यू बेस नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, इसके लिए हमारी एक सेपरेट वेबसाइट है जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में आप सब लोगों को मिल जाएगा, वेबसाइट से भी डाउनलोड करेंगे आप, और अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप व्हाट्सएप पे भी मंगवा लेंगे। आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया, फिर आपने उस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो सवाल हैं वो आपने अपने घर में बैठ के अपने रजिस्टर के पेजेस के ऊपर उनको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन होगा, अनसीन भी हो सकता है, सीन भी क्वेश्चन हो सकता है, ये चेक करने के लिए कि आपने जो सवाल प्रैक्टिस किए हुए हैं उन क्वेश्चंस के अंदर आपकी कैसी तैयारी है। तो एक सीन या अनसीन क्वेश्चन हो सकता है, आप जब उसे सॉल्व करेंगे अपनी ईमानदारी के साथ, उसके बाद आपने उसकी तस्वीरें लेकर हमारे पोर्टल पे अपलोड करनी है और वो पोर्टल्स की तस्वीरें जो है वो आपकी चेक होके आपको वापस मिलेंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इफ वी हैव टू चूज वन बिटवीन बी लॉ एंड टैक्स, व्हिच वन शुड वी चूज, व्हिच वन इज इजी? बी लॉ इज फॉर इजी देन टैक्स। बी लॉ टैक्स से बहुत इजी है। आप बी लॉ की तरफ जो है ना वो इजीनेस ज्यादा है। टैक्स इन इटसेल्फ एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा मजे का पेपर है।
ठीक है सर, चीजों का ग्रेस्प करके लिखना भी है। थ्योरी सब्जेक्ट्स की लिखकर प्रैक्टिस कितनी करें? जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। थ्योरी सब्जेक्ट्स हो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हो। देखें, आपकी जिंदगी के ये 1.5 साल हैं जो आप जो है ना अगर लगा देंगे तो आपकी आगे की जिंदगी बन जाएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग इस टाइम पे अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलकर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं बस जितना पहले पढ़ते रहे हैं उतना ही अब हम पढ़ेंगे। उनको ये समझ ही नहीं आती कि यार इफ यू वांट टू गेट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। तो ये कैफ के पेपर पास करने के लिए अगर आप अपनी सारी एक्टिविटीज को सिर्फ 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए साइड पर रख दें, तो आप यकीन माने कि आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। सर, जिसने मई में पेपर देना है, देखिए जो बच्चे मई में पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी तो ये हो सकती है कि वो सिर्फ बी लॉ का पेपर अपीयर कर लें। ठीक है, बी लॉ का पेपर मतलब उसकी तैयारी कर लें, अपीयर 3 में कर लें और बाकी बाकी जो है ना वो पास करने की बी लॉ का पेपर पास करने की कोशिश कर लें, या वो लॉन्ग बैच में 4 पेपर दे दें। अगर गौर से देखा जाए तो इन दोनों ऑप्शंस का एंड रिजल्ट सेम ही है। क्या आप अभी एक बी लॉ का पेपर दे दें और आगे 3 पेपर और दे दें, या अभी आप मार्च के लिए 4 पेपर की तैयारी करना शुरू कर दें, तो ये दोनों का एंड रिजल्ट सेम ही है। लेकिन इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ग्रुप्स की लिमिटेशन आ जाती है, पेपर में अपीयर होने की लिमिटेशन आ जाती है। तो इसलिए इन दोनों में से जो मर्जी ऑप्शन आप चूज कर लें। मेरे वोट्स जो है वो ज्यादा इस चीज की तरफ है कि आप सितंबर के अंदर बी लॉ का पेपर पास करने की कोशिश करें और बाकी 3 पेपर जो है वो आप मार्च में पास करने की कोशिश करें। अच्छा जी, एक बड़ा लंबा सवाल है जी, मैं पढ़ता हूँ। स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर मेरा मैट्रिक में भावलपुर बोर्ड था, तो कर्सिव राइटिंग की वजह से मेरे काफ़ी मार्क्स डिडक्ट हुए थे। फिर मैंने सिंपल राइटिंग स्टार्ट कर दी, बट कर्सिव राइटिंग में स्पीड भी ज़्यादा है और नीटनेस भी। तो अब कैफ में तो ये वाला मसला नहीं होगा, अगेन कर्सिव राइटिंग दोबारा स्टार्ट कर दूं? देखें, जैसा कि मैंने बताया तो वो मैं आई कैप के रिप्रेजेंटेटिव के वर्ड्स आपको बता रहा था। आई कैप के रिप्रेजेंटेटिव ने, जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर के रिप्रेजेंटेटिव है, उसने ये कहा कि एज लॉन्ग एज वी कैन अंडरस्टैंड कि आपने क्या लिखा हुआ है, राइटिंग मैटर नहीं करती। अगर आपने जो लिखा है, आपने वो जिस मर्जी तरीके से लिखा है, आप कर्सिव राइटिंग कर रहे हैं, आप सिंपल राइटिंग कर रहे हैं, जैसे मर्जी कर रहे हैं, जब तक आपकी बात एग्जामिनर को समझ आ रही है, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। जब आपने ऐसी बात कर दी कि जो एग्जामिनर को समझ नहीं आ रही, तो एग्जामिनर फिर आपको नंबर नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर लास्ट 5 में ऐसा कुछ है इंटर रिलेटेड वाला जिसमें एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हो, नेक्स्ट में तो साथ पढ़ना इम्पॉसिबल हो? वो मैंने आपको 2 कैटेगरीज बताई, FAR 1 और FAR 2, CMA और MFA। और काफी हद तक आप ये भी समझ लें कि FAR 2 और ऑडिट, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनमें जो मैंने बाद में जिस पेपर का नाम लिया है उसमें जो इससे पहले पेपर का नाम लिया था उसके कॉन्सेप्ट्स होना जरूरी है। FAR 2 करने के लिए FAR 1 के कॉन्सेप्ट्स होना जरूरी है, ऑडिट करने के लिए FAR 2 के कॉन्सेप्ट्स होना जरूरी है, और MFA पढ़ने के लिए CMA के कॉन्सेप्ट्स होना जरूरी है। सर, इज इट राइट टू गो फॉर 4 पेपर सितंबर अटेम्प्ट कीपिंग इन कंसीडरिंग द टाइम लिमिट? नहीं जनाब, मैं इस चीज को बिल्कुल भी आइडियलाइज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुर्ज उल्टे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग सीधे हो गए हैं, क्योंकि चीजें मुश्किल हैं। ये FSC की तरह नहीं है, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसलिए बहुत ज्यादा जब आप पेपर लेते हैं तो आपके पास होने के चांसेस काफी हद तक कम भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, PRC के बाद आई कैप की कोई रिक्वायरमेंट भी है कि PRC के पेपर देने के इतने मंथ्स का ब्रेक देना लाजमी है कैफ अटेम्प्ट देने के लिए? जी नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर व्हाई आई कैप आस्क अबाउट RAET इन एग्जामिनेशन फॉर्म, डज इट हैव एनी इफेक्ट? नहीं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आई कैप सिर्फ अपनी इंटरनल कोई जिसे कहते हैं कि स्टैट्स की कलेक्शन के लिए इस तरह से पूछता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आई कैप ने अभी करंटली अलाउ किया हुआ है कि आप चाहें तो किसी भी RAET से पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी और बंदे से पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो विदाउट अटेंडिंग द क्लासेस आप पेपर में अपीयर हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा क्वेश्चन FAR 1 के मुतालिक है। FAR 1 में ओपन बुक पेपर में क्या इसमें
ऐसा हो सकता है स्टैंडर्ड को पढ़े बगैर पेपर पास हो जाए, जैसा कि FAR 2 में कुछ स्टूडेंट ऐसा करते थे। देखिए यहाँ पे वही बात आ जाती है, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों से मशवरा लेना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर फर्ज करें कि आपने क्लास में सारी चीजें पढ़ ली और स्टैंडर्ड ओपन ही नहीं किया, तो जनाब मजे की बात यह है कि जो चीजें क्लास में टीचर पढ़ाता है वो स्टैंडर्ड से बाहर नहीं होती। वो हमेशा आपको अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ही पढ़ा रहा होता है। उसमें जो चीजें आपको पढ़ाई होती हैं वो स्टैंडर्ड से में ही लिखी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आपको कुछ चीजें पढ़ा रहा होता है और फिर उसके बाद जब आप स्टैंडर्ड ओपन करते हैं तो उसमें कुछ और चीजें लिखी होती हैं। वो वही चीजें आपको बता रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू डोंट ओपन द स्टैंडर्ड फिर भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और इवन जब आप सवाल स्टैंडर्ड ओपन करेंगे तो उसमें वही वाली बातें लिखी होंगी जो आपको ऑलरेडी आती हैं। तो ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। इसलिए बहुत सारे बच्चे शायद ये कहते हैं कि बगैर स्टैंडर्ड के भी पेपर पास हो जाता है, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं वो सारा कुछ स्टैंडर्ड में ही लिखा होता है। तो गैर महसूस तरीके से आप लोग स्टैंडर्ड ही पढ़ रहे होते हैं, हालांकि आपने स्टैंडर्ड ओपन नहीं किया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई पेपर रह जाए तो वो मई में है, हम दे सकते हैं, हम क्लासेस भी पढ़ सकते हैं कैफ की? जी बिल्कुल। अगर आपका अनफॉर्चुनेटली कोई पेपर फेल हो जाता है तो आप उसको दोबारा तैयार करके मई में अपीयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में अभी आप कैफ की प्रिपरेशन भी शुरू कर दें। तो अगर फर्ज करें कि आप फेल भी हो जाते हैं तो भी आपको चाहिए कि आप अपना कैफ कंटिन्यू करें, क्योंकि एग्जाम तो दोबारा अगले महीने हो जाएगा PRC का। जब आप वो एग्जाम दे लेंगे तो उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि यार वक्त जाया किया। जैसे लेट सपोज फर्ज करें कि आप एक पेपर में फेल हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता, और वो पेपर है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग आपको ऑलरेडी आती है, आपने पढ़ी हुई है, आप ऐसा थोड़ी है कि वो बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है, बस आपने उसको थोड़ा सा रिपीट रिवाइज करना है और दोबारा क्लियर हो जाना है। तो इसका मतलब ये है कि शायद रिजल्ट में फेल होने के बाद भी आप रोजाना 2 घंटे ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 2 घंटे में आपका टॉपिक जो है वो आप कवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैफ इसके साथ साथ में कंटिन्यू करना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना वक्त जाया ना करें, वक्त को ठीक तरीके से प्लान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जो आपने बताया है कि कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हैं, तो इसका नेक्स्ट सब्जेक्ट में पिछले सब्जेक्ट की फुल नॉलेज रिक्वायर्ड है, या फिर ऐसे है कि साथ साथ दोनों को का नॉलेज आता जाए तो प्रिपेयर हो जाएगा? देखिए फुल नॉलेज तो नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन यह है कि आपको अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि ये चीजें क्या हैं, ताकि फिर आप अगले सब्जेक्ट में उसको पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कैफ में पेपर में बुक में से ही आता है या आउट ऑफ बुक आता है? जी बुक में से ही आता है। आपकी बुक में जो चीजें लिखी हुई हैं वो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है, और आपका पेपर भी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ही आता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप ये कहें कि जी बुक वाला सवाल कॉपी पेस्ट करके दिया जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। लेकिन आपसे वही कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं जो आपकी बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं। अच्छा जी, एक स्टूडेंट कह रहा है जी मुझे कैफ के सब्जेक्ट के ग्रुप्स में ऐड कर दीजिए। तो ये जो नंबर आपके पास लिखे हुए हैं इसमें से CMADC का जो नंबर है आप इस पे मैसेज कर दें, वो आपको कैफ के ग्रुप्स में ऐड कर देंगे, फ्री वाले जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर मुझे कैफ के अच्छा सर कैफ में पासिंग रेशो कितनी है? देखिए कैफ के अभी क्योंकि कैफ की ये पॉलिसी जो है ये चेंज हुई है, इसलिए फिर मैंने जो पुरानी पॉलिसी थी उसके हिसाब से आपको पासिंग रेशोज नहीं बताई हैं। लेकिन कैफ में जो ओवरऑल पासिंग रेशो होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इन बिटवीन 30% टू 40%। 30 से 40% के दरमियान में जो स्टूडेंट है वो पास होते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट वही जो कह रहे थे कि जी मुझे ग्रुप में ऐड कर दें, वो कह रहे हैं कि जी मैंने पे किया हुआ है। तो देखिए जब आपने पे किया होगा ना उस वक्त आपको नियर पेयर की तरफ से एक ईमेल आई होगी, उस ईमेल में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया होगा। उस व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक के ऊपर आप क्लिक करें, वो ईमेल को देखें तो उसमें लिखा होगा जी क्लिक हेयर टू ओपन योर वर्चुअल क्लासरूम, इस तरह से कोई वर्ड लिखे होंगे। जब आप उन्हें ओपन करेंगे तो उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। पेपर क्राइटेरिया हार्ड होता है जी कैफ का? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो आप आए हैं, अभी आपको लग समझ जाएगी पेपर क्राइटेरिया हार्ड होता है कि इजी होता है।
जी, आप लोगों के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। 3 मिनट के लिए मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस आप सेंड कर दीजिए। इसके बाद हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करके फिर सेशन एंड कर रहे होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन लीव द सेशन एज वेल। तो आपके जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लें। 3 मिनट का मैं वेट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली बल्कि 4 मिनट का, एग्जैक्टली 5 PM पे मैं माइक दोबारा ऑन करूंगा और आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस कर लूंगा। या चले ऐसे करते हैं कि आपके क्वेश्चंस देखते रहते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से मुझे सेंड कर दे और फिर उसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है जी, सर सुनने में आया है कि अब आईकैप ने न्यू पॉलिसी में टाइम ड्यूरेशन रखा ना के अटेम्प्ट्स का। तो जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सेशन के शुरू में हमने ये बात की थी जब मैं आपको आई कैप की पॉलिसी के हवाले से बता रहा था। तो उस वक्त मैंने ये बताया था कि जिस दिन आप आई कैप के एग्जाम्स में कैफ में पहली दफा अपीयर हो जाएंगे उस दिन से आपने आगे 4 साल काउंट कर लेने हैं। तो 4 सालों के अंदर अंदर आपने कैफ क्लियर करना है। दिस इज द टाइम ड्यूरेशन। अटेम्प्ट मैटर नहीं करती, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन मैटर करता है। हाँ जी, इन स्ट्रिक्ट सेंस लॉजिकली स्पीकिंग अब अटेम्प्ट मैटर नहीं करती, अब टाइम मैटर करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप टाइम कम करेंगे तो अटेम्प्ट्स भी ऑटोमेटिकली आपकी कम ही होंगी। ठीक है ना। तो अगर आप कैफ क्लियर करते हैं 1.5 साल में तो आपकी अटेम्प्ट्स उसमें 1.5 साल में 3 ही होंगी। तो अटेम्प्ट हो या टाइम हो, सेम ही बात है कि ये चीजें जितनी कम हो उतना ज्यादा अच्छी बात है। तो अगर आपका टाइम है तो टाइम जितना कम हो उतनी अच्छी बात है, और अगर अटेम्प्ट्स है तो अटेम्प्ट जितनी कम हो वो भी उतनी ही अच्छी बात है। क्वेश्चन है जी, सर अगर सितंबर में सिर्फ बी ला दें और बाकी 2 तो फेल अटेम्प्ट में आ जाएगी, उसका फॉर्म में इंडक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, फॉर्म जब भी आपकी काउंटिंग करती है कितनी अटेम्प्ट में कैफ पास हुआ है, वो ये इस चीज को काउंट करती है। यानी कि वो देखती है कि आपने टोटल पूरा कैफ कितनी देर में पास किया है। वो ये नहीं देखती कि एक पेपर आपने कितनी देर में पास किया है या कौन से पेपर में आपकी अटेम्प्ट लगी है, कौन से में नहीं लगी। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल अपना कैफ क्लियर कर लें। उसको इस तरीके से प्लान करें कि अगर पेपर में अपीयर हो रहे हैं और पेपर पास मतलब नहीं हो रहा तो फिर भी हम उसको एज अर्ली एज पॉसिबल पास कर लें। सर अगर सितंबर में सिर्फ बी ला दें, अच्छा ये सवाल हमने डिस्कस कर लिया। सर आर्टिकलशिप के लिए फॉर्म में गुड स्टूडेंट प्रायोरिटाइज किए जाते हैं, तो क्या इसमें आई कैप फॉर्म से हमारे मार्क्स डिस्क्लोज करते हैं? जी नहीं, आई कैप किसी को कभी भी सारी जिंदगी पास होने वाले बच्चों के मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करता। सिर्फ फेल होने वाले बच्चों के मार्क्स डिस्क्लोज किए जाते हैं। अगर आप पास हैं तो आप पास हैं। इवन जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, जब आपको फाइनल आपकी वो मिलती है जो आपका सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर भी आपके मार्क्स नहीं लिखे होते हैं। मार्क्स सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ तब प्रोवाइड किया जाता है जब आपने कोई इंटरनेशनल डिग्री की इक्विवेलेंस लेनी होती है और वो आपको कहता है जाए जी डीएमसी लेकर आए, ठीक है, डिविजनल मार्क सर्टिफिकेट लेकर आए। आई कैप के पास जाते हैं तो आई कैप क्या करता है, आपके जितने भी पेपर पास होते हैं ना उनकी एक लिस्ट बना के दे देता है। वो कहता है कि ये बच्चे जो है ना ये हमारे पास पास हुए हैं। वो रिजल्ट आपको मार्क्स उस वक्त भी नहीं डिस्क्लोज किए जाते। तो मार्क्स कभी भी किसी को डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं। अच्छा, फॉर्म के लिए अच्छा बच्चा वो है जिसने कम से कम टाइम में पेपर पास किया है, जिसका बोलने का अंदाज और बाकी सारी चीजें वो अच्छी हैं, जो कॉन्फिडेंट है, जिसने अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीजें फॉर्म वाले देखते हैं। जो बच्चा बात करने में अच्छा है, जो बच्चा कॉन्फिडेंट है, प्रेजेंटेशन अच्छी है उसकी, खुश लिबास है, उस तरह के बच्चों को फॉर्म वाले जो है ना वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो सर इसमें पीआरसी टाइम ड्यूरेशन और अटेम्प्ट ऐड नहीं करते? जी नहीं करते जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें पीआरसी का टाइम ऐड नहीं होता है एज पर न्यू रूल्स। आई कैप पूछता है, ये जो फॉर्म पूछती है आई कैप, जो पूछता है वो पूछता है कि आपने पहली दफा कैफ में कब अपीयर हुए हैं, उसके बाद आपके लिए 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई कैप ने कहा था कि फेलियर इज मार्क्ड एज अटेम्प्ट नॉट द नंबर ऑफ टोटल अटेम्प्ट्स, तो किस बात को फोकस करें? अच्छा, आपकी इस बात की मुझे समझ नहीं आई जो आपने लिखकर सेंड किया इंग्लिश में। आपने लिखा है आई कैप ने कहा था कि फेलियर इज मार्क्ड एज अटेम्प्ट नॉट द नंबर ऑफ टोटल अटेम्प्ट्स, तो क्या बात, किस बात को फोकस करें ज्यादा? ये आपकी बात की मुझे समझ नहीं आई। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, आप जरा दोबारा सेंड कर दें। जी जनाब, सवाल खत्म हो चुके हैं।
और अहमद के क्वेश्चन का वेट है जी, जैसे ही आप मुझे अपना क्वेश्चन दोबारा सेंड करते हैं हम इस क्वेश्चन को फिर एंड कर देंगे जी। बिल्कुल सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो सेशन के बाद अवेलेबल हो जाएगी। आज शाम तक आप लोगों को, सब लोगों को व्हाट्सएप के अंदर इसके लिंक्स आ जाएंगे, आप इस सेशन को बार बार देख सकते हैं। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सब्जेक्ट में फेल होना अटेम्प्ट है और आपने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और कैफ। अभी भी आपकी बात की समझ नहीं आई। देखें चले मैं समझता हूँ कि आपने क्या बोला है। आपने कहा है कि जी आई कैप ने कहा है कि आप अटेम्प्ट में अपीयर होंगे और फेल हो जाएंगे तो आपकी अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी, तो फिर उससे क्या होगा? आपने कम से कम टाइम में कैप अपना क्लियर करना है। आपका टाइम ड्यूरेशन आई कैप की नज़र में आपका टाइम ड्यूरेशन काउंट होगा कि आपने इतनी देर के अंदर अंदर अपना कैप क्लियर करना है। चाहे उसमें आप हर अटेम्प्ट में एक पेपर अपीयर कर लें, चाहे उसमें आप कभी भी एक पेपर अपीयर ना करें, इन दोनों केसेस में जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपने उस टाइम ड्यूरेशन के दरम्यान में अपने पेपर सारे पास करने। ठीक है जी, चलें जी, दैट्स इट, देयर इज नो पेंडिंग क्वेश्चन। आप सब लोगों का सेशन अटेंड करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। आप सब लोगों को जो है वो ये वीडियो लेक्चर्स ये वाले जो है ये मिल भी जाएंगे। इंशाल्लाह किसी और लाइव सेशन में किसी और दिन मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।